आप पर इल्ज़ाम लगता है कि पुलिस मुकाबले आपके टाइम पे बहुत सारे होंगे। इसके साथ बड़ी नेगेटिव जो चीज़ें लगी हुई हैं वो ये है कि कुछ स्टेज्ड है, प्लान्ड है। रूल्स ऑफ इंगेजमेंट क्या होती है? किसी जगह क्रिमिनल के पीछे जा रहे हैं, वहाँ पे घर के बाहर पहुंचते हैं और अंदर से पुलिस पे फायरिंग आ जाती है, तो क्या करें? वहाँ पे छुप जाएं, भाग जाएं, वापस चले जाएं। अगर आपके ऊपर गोली आई है तो फिर दूसरी तरफ गोलियां जाएंगी, फिर सिर्फ गोली नहीं जाएगी। जो इस टाइम पे कातिल है, डकैत है, उनको जहन्नुम वासिल किया जा रहा है। पुलिस की ज़ेरे हिरासत एक मुलजिम वो मारा जाता है, तो ये पुलिस का क्रेडिट है या डिस्क्रेडिट है? ये एक कंट्रोवर्शियल पॉडकास्ट का सवाल आपने कर दिया, ऐसा जिसके अंदर जैसे बड़ी सारी बातें आगे जनरेट होंगी। शहजाद भट्टी की तरफ से फायरिंग करवा दी गई रजब भट्ट के घर। अब ये ऑनलाइन लड़ाई हुई जो फिजिकल में तब्दील हो गई। जो फेम है, जो आपको पैसे आ रहे हैं, मोनेटाइज्ड अकाउंट्स हैं, उसके लिए लोग किसी भी हद तक चल जाते हैं। यूट्यूबर है या इन्फ्लुएंसर है, अब उस पर एक FIR होती है, 2 होती है, 3 होती है, 4 होती है। पुलिस डील करती है, लेकिन वो जो FIR है वो रुक नहीं रही, उसमें इजाफा हो रहा है। जिनका हमें पता है कि ये बदमाशी से बाज नहीं आ रहे, उन लिस्टों में नाम आ जाने इनके, उसके बाद इन्होंने तंग होना, इनको लग पता जाएगा कि इनके साथ होना क्या है आगे, अगर ये अभी बाज नहीं आते। डार्क वेब पे हमने देखा है हिटमैन हायर हो जाते दुनिया में, पाकिस्तान में या लाहौर में इस तरह का कोई इंसिडेंट देखा है? साइबर स्पेस पे आपको बहुत सारी जगहें, बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिलेंगी जहाँ पे आप वो बुक कराएंगे। मंशियात हो गई, जुआ हो गया या ब्रोथल, SHO को पता होता है, लेकिन फिर भी चलते कैसे हैं? सिस्टम की वो बातें हैं जिनको मेरे बोल देने पे क्रिटिसिज्म तो होगा कि जी आपको पता है और फिर भी ये सारी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन एक थाना, एक दिन के उसके जो अखराजात होते हैं वो कितने होते हैं? बहुत सारी ऐसे अखराजात हैं थानों के जो अनफोर्सीन होते हैं। शहरियों के पैसे लगते हैं रियलिटी में? बिल्कुल लगते हैं। किन चीज़ों में लगते हैं? इसको छुपाने की बात इसलिए नहीं है कि ये सबको पता है। अगर कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जा भी रहे हैं तो पुलिस वाला क्या रोक कर ये पूछ सकता है उससे कि ये क्या लगती है? मुझे बिल्कुल क्लैरिटी के साथ पता है कि कौन कौन से लाहौर के वो थानों के एरियाज हैं जहाँ पे फार्म हाउसेज हैं और वहाँ पे इलीगल किस्म के कहीं पे नाके लगा लिए जाते हैं। बट क्या आप जानते हैं पुलिस काम करती कैसे है? ऐसी क्या सिचुएशन बनती है जब पुलिस इनकाउंटर्स की नौबत आती है? लाहौर में गैंग वॉर तो आपने सुनी होगी, लेकिन अब टिकटॉक के ऊपर टिकटॉकर्स की जो गैंग वॉर चल रही है, पुलिस उसको कैसे रोकेगी? एक आम शहरी के क्या राइट्स हैं, और अगर आपके साथ पुलिस वाले की तरफ से कोई भी ज्यादती हुई हो तो उसको आप कैसे डील करेंगे? ये सब जानिए आज के इस पॉडकास्ट में DIG ऑपरेशंस लाहौर फैसल कामरान साहब से। मैं बहुत मेहनत और तहकीक के बाद आपके लिए ये पॉडकास्ट को लेकर आता हूँ। अगर आप समझते हैं कि मैंने आपको वैल्यूएबल कंटेंट दिया है तो इस पॉडकास्ट को सपोर्ट करें और अभी सुनो डिजिटल को सब्सक्राइब करें। DIG ऑपरेशंस लाहौर फैसल कामरान साहब, सर स्टार्ट करते हैं आज। पुलिस कल्चर को समझते हैं, पुलिस सिस्टम को समझते हैं, लेकिन सबसे पहले लाहौर के अंदर रिपोर्ट होने वाला क्राइम कौन सा है सबसे ज़्यादा रिपोर्ट होने वाला केस है मोटरसाइकिल थेफ्ट। जितना हमारा क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी या वारदात जिसको जनरली कहते हैं, उसके अंदर सबसे बड़ा नंबर जो है वो मोटरसाइकिल थेफ्ट का होता है। बाकी उसके बाद हमारी रॉबरी कम हो गई, हमारी स्नैचिंग कम हो गई, और जितने भी क्राइम हो रहे हैं उसके अंदर से मेजर शेयर, अगर आप कहें कि सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ क्राइम या 15 कॉल्स जिस चीज़ की ज़्यादा है वो बाइक थेफ्ट की। और ये हमेशा से है या ये अब जाकर ट्रेंड चेंज हुआ है? बाइक इंपॉर्टेंट चीज़ है, आम आदमी की सवारी है, उस आम आदमी की ज़िंदगी इफेक्ट होती है। उसने अपने जितने काम करने हैं ज़िंदगी के, बच्चों को स्कूल छोड़ के आना है, वालदा को कहीं अस्पताल लेके जाना है, खुद दफ्तर जाना है, कोई सामान लाना ले जाना, हर चीज़ एक गरीब आदमी के लिए जो ये बेसिक नेसेसिटी है, तो इसी तरह इसकी डिमांड भी बहुत ज़्यादा है। कहीं ये दूसरे प्रोविंसेस में जाती है, कहीं पे ये दूसरे शहरों में चल जाती है, नंबर प्लेट टेम्पर हो जाते हैं, चेसिस नंबर टेम्पर हो जाते हैं, और कहीं पे इसके पार्ट्स कट के ये कहीं और चले जाते हैं। तो ये सारा एक पूरा नेटवर्क होता है। हमेशा से बाइक थेफ्ट एक चैलेंज रही है। हाँ, हमने उसको इन सालों में, पिछले साल, इस साल, वो नंबर रिड्यूस बहुत कर लिया है, लेकिन अगर हम टोटल प्रॉपर्टी क्राइम की बात करें तो अभी भी मोटरसाइकिल थेफ्ट का कंट्रीब्यूशन हमारे प्रॉपर्टी क्राइम में ज़्यादा है। चोरी होती कहाँ से है? घर से चोरी होती है, दफ्तरों से चोरी होती है, या कहीं पार्किंग में खड़ी की हुई है और वहाँ से चोर लेकर चले गए? बाइक्स के ऊपर मैं अपनी ज़िम्मेदारी से इनकार नहीं कर रहा। यस, पुलिस की ज़िम्मेदारी है लोगों की अशिया की हिफाजत करना, प्रॉपर्टी की हिफाजत करना, लेकिन थोड़ी सी लोगों की भी जिम्मेदारी है कि वो उसके ऊपर ताला नहीं लगाते। कई बाइक्स ऐसे होते हैं, पुराने मॉडल ख़ास तौर पे, बगैर चाबी के भी स्टार्ट हो जाते हैं, किसी भी चाबी से स्टार्ट हो जाते हैं, ताला नहीं लगा, डेजिग्नेटेड पार्किंग पे पार्क नहीं की, या कहीं पे बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पार्किंग्स है नहीं, तो किसी के घर के बाहर से, किसी अबैंडन्ड गली में, कोई ऐसी जगह जहाँ पे अब कम रश है, वहाँ से भी चोरी होती हैं। कोई इस तरह की जगह जहाँ पे अंदर डेजिग्नेटेड पार्किंग है, उसके ऊपर कोई 5-10 रुपए की टिकट लगी हुई है, लोग उसके बाहर पार्क कर देते हैं, वहाँ से भी चोरी हो जाती हैं। तो बाइक चोरी के हॉटस्पॉट्स मल्टीपल टाइप्स के होते हैं।
हम कोशिश करते हैं कि जहाँ पे रिपीटेड अगर बाइक चोरी रिपोर्ट हो रही है तो फ़ौरन उस चीज़ को कंट्रोल करें। और यही वजह है, इसी शहर ने बेशुमार नंबर देखा हुआ है मोटरसाइकिल चोरी का। पर डे यहाँ पे मोटरसाइकिल चोरी की कॉल्स 200 से ऊपर आती थी, 15 की कॉल्स कि मेरी बाइक चोरी होगी। और अब इस वक्त हम इट्स अंडर 50, किसी दिन 20 भी हैं, किसी दिन 25 भी हैं। मैं समझता हूँ कि ये भी बड़ा नंबर है। मेरे ख्याल में ये भी नहीं होना चाहिए, इसको भी हमें मज़ीद कंट्रोल करना है। बट हम बहुत लंबे एक जगह से लंबा सफ़र तय करके यहाँ तक आए हैं और मज़ीद मेहनत करेंगे इसमें। अच्छा, 20 या 25 अगर चोरी होती हैं, रिकवर कितनी हो जाती हैं, पकड़े कितने जाते हैं चोर? बहुत सारे पकड़े जाते हैं। 50% तो नहीं कह सकते उसको, लेकिन कई जगहों पे होता है कि इंस्टेंटली वहीं से एक चोर पकड़ा है आपने, उसने 5-10 जहाँ पे चोरी करके पहुंचाई हैं वो सारी भी रिकवर हो जाती हैं। ऑन एन एवरेज हमारी कोशिश होती है कि रिकवरी मैक्सिमम हो, बट 100 में से 100 चीज़ें शायद हमसे रिकवर ना हो सकें। उसमें एक परसेंटेज है, कोशिश करते हैं कि इसको जितना बढ़ा लें। आइडियली इट शुड बी 100%, लेकिन जाहिर है कहीं पे कट गई होती हैं, कहीं पे पार्ट्स बिके होते हैं, कहीं पे वो दूसरे अजला में चली गई होती हैं। जहाँ पे चोर है, जहाँ चोर पकड़ा जाता है, उससे जो रिकवरी हो सकती है इन टर्म्स ऑफ कुछ सामान उसने बता दिया कहाँ पड़ा था, बेचा कहाँ पे था, ये सारी चीज़ें वो कोशिश करते हैं कि लोगों का नुकसान किसी हद तक हम पूरा कर सकें। अच्छा, 2012 में मेरी अपनी बाइक चोरी हुई थी। मैंने मैट्रिक किया था, घर के बाहर बाइक खड़ी थी, लॉक किया हुआ था, लेकिन वो चोरी हो गई, आज तक नहीं मिली। अब जब आपके पुलिस वाले ढूंढते हैं, देखते हैं, ट्रेस करते हैं, तरीका क्या है, कैसे करते हैं? पूरे शहर में इस टाइम पे कैमरे हैं। कैमरे, आप ये शहर बहुत बड़ा है, लाहौर शहर, एक तो कैमरे हैं 7200 कैमरे हैं सेफ सिटीज़ के लाहौर में, जिसमें से अब अल्हम्दुलिल्लाह मेनली बहुत सारे फंक्शनल हैं। चंद एक रह गए होंगे जो अभी ठीक नहीं है, या कहीं पे रोड बन रही है या कहीं पे इस तरह की चीज़ की वजह से, बाकी कैमरे सारे चल रहे हैं। लेकिन कैमरे कवर करते हैं आपकी मेन शाहराहें, कैमरे कवर करते हैं एंट्री पॉइंट्स। हर गली के अंदर कैमरा नहीं होता। आपने बताया कि घर के सामने से चोरी हुई थी, तो वो जो अंदर हैं रेजिडेंशियल एरियाज़ हैं उधर सेफ सिटी का कैमरा नहीं है। वहाँ पे हमारे प्राइवेट कैमराज हमारी हेल्प करते हैं। जहाँ से कोई भी क्राइम रिपोर्ट होता है, हम बाइक थेफ्ट की बात करते हैं, अगर रिपोर्ट होता है किसी प्लाजा के सामने से, किसी पार्किंग एरिया के बाहर से बाइक चोरी हुआ, सबसे पहले जैसे ही 15 कॉल होती है पुलिस रिस्पॉन्ड करती है, मौका देखना शुरू होता है, क्राइम सीन बता देता है कि यहाँ पे क्या हुआ, कोई कैमरा होगा, कोई आसपास कैमरा होगा, टाइम देखते हैं कि यहाँ से कोई इस तरह की चीज़। और अक्सर जगहों पे अब प्राइवेट कैमरास बहुत सारे हैं, दुकानों के बाहर लोगों ने लगाए हुए हैं, घरों के बाहर लगाए हुए हैं। अगर उस जगह पे नहीं है तो उसके दाएं और बाएं ज़रूर होगा। वो सारे प्राइवेट कैमरास भी मैप्ड हैं हमारे पास सेफ सिटी के अंदर कि कहाँ कहाँ पे हमारे अपने सेफ सिटी के कैमरा हैं, प्लस प्राइवेट कैमरास कितने हैं, कहाँ पे हैं, वो उनको पता है। वो हमने सारा डेटा उनको दिया हुआ है और हमें पता लग जाता है कि इस जगह के पास यहाँ कैमरे की फुटेज आ सकती है। फुटेजेस देखते हैं, अब एडवांस हो गया ना टाइम, फुटेजेस देखी, कहीं ना कहीं वो जो आपने आइडेंटिफाई कर लिया इतने बजे यहाँ से ये बाइक मूव की, उसके बाद उस रूट को ट्रैक करते हैं ये कहाँ कहाँ गया। एक अगर किसी की बाइक चोरी होती है तो पुलिस का फोकस होता है एक बाइक का, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा है। काम बहुत ज़्यादा है, काम पूरी लाहौर पुलिस के पास ज़्यादा है ना, लेकिन हमारे पास बंदे भी ज़्यादा हैं। हमारे पास वो काम, एक थाने के अंदर एक लिमिटेड नंबर ऑफ क्राइम है। अगर 84 थाने हैं और एक दिन में 20 मोटरसाइकिल चोरी हो रहे हैं तो, और 3 रॉबरीज रिपोर्ट हो रही हैं, तो ये जिस क्राइम की जिस परसेंटेज पे अब हम आ चुके हैं, तो मेरे ख्याल में ये कोई इतना बड़ा चैलेंज नहीं है हमारे लिए। ये इंपॉर्टेंट होता है, एक 15 की कॉल होती है, जैसे मेरे मोबाइल पे मैसेज आता है, जैसे मेरे SHO के फ़ोन पे आता है, जो 15 की हर कॉल, हर क्राइम यहाँ पे रिपोर्ट होगा मेरे फ़ोन पे कि ये कॉल आई है। तो वो उसके ऊपर हम कोशिश करते हैं, हर SHO ने अपने थाने का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। जिस वक्त उस पर काम करना शुरू करते हैं, कहीं पे वो उसमें कामयाबी फ़ौरन मिल जाती है, कहीं पे ह्यूमन इंटेलिजेंस भी काम आती है, कहीं पे इलाके में कोई आपको कोई बंदा बताता है कि मैंने देखा था इस हुलिये का बंदा था, ट्रैक सूट पहना हुआ था, कोई आइडेंटिफाइबल कोई ऐसी निशानी बताता है, उसको फॉलो करते हैं, उस लीड पे जाते हैं, फिर देखते हैं प्रीवियस कौन कौन यहाँ पे ऐसे काम करते हुए चालान हो चुका है, कौन मोटरसाइकिल चोर इस एरिया में पहले काम करते थे, पुराना जिनका रिकॉर्ड है उनको भी चेक करते हैं। तो एक क्राइम को ट्रेस करने के लिए मल्टीपल स्ट्रैटेजीज होती हैं और कोई ना कोई एक फिट हो जाती है और लोगों की चीज़ें बरामद भी हो जाती हैं। वैसे पुलिस की कामयाबी किस चीज़ में है कि एक वारदात हो गई, किसी की मोटरसाइकिल चोरी हुई, पुलिस ने ट्रेस कर ली, रिकवर कर ली, ये कामयाबी है, या इस तरह का इन्वायरमेंट हो, सिक्योर इन्वायरमेंट, कि चोरी ना हो? दोनों हमारे काम है। ये पुलिस का इदारा इसलिए है कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे, क्राइम कम हो, प्रिवेंशन हो सके। वॉच एंड वार्ड और प्रिवेंशन भी हमारा काम है, और अगर कहीं पे हो गई तो उसके ऊपर हमारा रिस्पॉन्स क्या है और उस पर हमने उसको ट्रेस कैसे किया, मुलजिम कैसे पकड़े, ये भी हमारा काम है। दोनों केसेस में, दोनों सिचुएशंस में पुलिस ने क्या करना है, हमारी
कामयाबी सबसे पहले तो ये है कि हम एनवायरनमेंट भी ऐसा क्रिएट करें कि जहाँ पे क्राइम कम से कम हो। वो कैसे होगा? वो ऐसे होगा कि जब हमने क्रिमिनल्स को यहाँ से वीड आउट करना शुरू कर दिया, हमने एक्चुअल क्रिमिनल्स को अच्छे केसेस बना के अच्छी तरह प्रोसिक्यूशन में वो जाते हैं, जेलों में पड़े रहते हैं, सड़कें साफ़ हैं, क्रिमिनल अंदर है जेल में, सड़कें क्लियर हो गई, आपका क्राइम कम हो गया। वो प्रिवेंशन है। पेट्रोलिंग से प्रिवेंशन है। आपकी पुलिस नज़र आ रही हो, रात के टाइम आप जा रहे हो 1:30-2 बजे, किसी दूर इलाके में आप ट्रैवल कर रहे हैं, बच्चों के साथ हैं, नीली और लाल लाइट लगी हुई पुलिस की कहीं पे वो चौकी देख के आपको एक तहफ़्फ़ुज़ का एहसास भी होता है। जहाँ पे बहुत सारा क्रिटिसिज्म होगा, जहाँ पे कोई गलत काम होगा उसको बिल्कुल बुरा कहना चाहिए, जहाँ पे वो पैसे लेंगे बुरा कहना चाहिए, वो गलत है। लेकिन वहीं पे बहुत सारे लोगों को वो तहफ़्फ़ुज़ भी होता है कि यार नहीं पुलिस है यहाँ पे, इसका मतलब है हम यहाँ से सेफली गुजर सकते हैं। तो ये दोनों चीज़ें हमारी है ना कि एक पेट्रोलिंग से, प्रेजेंस से भी आपकी क्रिमिनल के लिए डेटरेंस है, दूसरी तरफ आपकी जो ये स्ट्रेटजीज़ हैं कि आपने हॉटस्पॉट्स अपने तोड़ दिए, आपने वो जगहें, वो प्लाजे, वो ऐसी जगहें, वो रेजिडेंशियल एरियाज़ जहाँ बार बार चोरियाँ हो रही थी, आपने उनका बंदोबस्त कर लिया। आपने जैसे मॉल टाउन आपने देखा, मॉल टाउन लाहौर का बड़ा पॉश एरिया है और एक टाइम था कि यहाँ पे वारदातों की एक भरमार थी, चोरियाँ हो रही थी, बर्गरीज हो रही थी। क्या हुआ, एक इंटरवेंशन थी, सीनियर अफसरान आज भी लाहौर में पोस्टेड है उनकी, जिन्होंने उस वक्त कहा कि इस एरिया को यहाँ पे बैरियर्स इस तरह प्लेस करने चाहिए कि उनको रात के टाइम बंद कर दिया जाए, आने जाने वालों के लिए एंट्री पॉइंट्स चंद एक रख दें जहाँ से वो चेक होके जाएं, वहाँ पे गार्ड खड़े हों। अब मॉल टाउन में क्राइम ना होने के बराबर है, इट्स नेक्स्ट टू ज़ीरो। ठीक है, तो इस तरह की स्ट्रेटजी बना दी गई। अब हमने वही काम किया सब्ज़ार में, वही काम किया जौहर टाउन में, वहाँ के बाकी ब्लॉक्स में, और जो नई हाउसिंग सोसाइटियाँ बन रही हैं उनके साथ भी हम यही कोऑर्डिनेट कर रहे हैं कि वो एनवायरनमेंट हम दें कि यहाँ पे क्रिमिनल के लिए मुश्किल हो जाए, टारगेट हार्डनिंग कर दें। तीसरी चीज़ ये कि अब हो गया क्राइम, ठीक है, 2 करोड़ लोग रहें जिस शहर में, वहाँ पे बहुत सारे क्रिमिनल्स किसी न किसी हरकत में कामयाब भी होंगे। अच्छा, ये जो चोर या डकैत आते हैं, ये लोकल होते हैं या किसी और शहर से आते हैं? दोनों तरह। ज़्यादा क्या है? यहाँ के लोकल भी बहुत सारे लोग हैं जिनके यहाँ लाहौर के एड्रेसेस हैं, और वो जो दूसरे शहरों से आते हैं वो सीजनल भी होते हैं। वो कोई कराची का गैंग है, इधर आ गया, नहीं पकड़ा गया, वापस चला गया, हमें पता लग गया, पकड़ के ले आए, अगली दफ़ा आया, फिर पकड़ा गया। तो ये इसके अंदर ये इट्स वो मिक्स टाइप की सिचुएशन, बाहर के रिलेटिवली कम है, यहाँ के लोकल लोग ज़्यादा हैं। अच्छा, आप जैसे बता रहे थे कि आपके आने से पहले 200 बाइक्स डेली की चोरी होती थी, अब 20 पर आ गई है। स्ट्रेटजी क्या थी? ये काम कैसे हुई और क्या चीज़ें पहले नहीं हो रही थी जो आपने की अब? मेरे आने से पहले का मतलब ये नहीं है कि मैंने आके कोई बहुत सारी चीज़ें मैंने की हैं, ये एक लॉन्ग टर्म एफर्ट्स होती हैं, इसमें काम हो रहा होता है और चीज़ें ग्रेजुअली इंप्रूव हो रही होती हैं। यस, हमने ये कोशिश की कि हमने अपने क्राइम स्पॉट्स आइडेंटिफाई कर लिए, हमने क्राइम का टाइम आइडेंटिफाई कर लिया, पैटर्न आइडेंटिफाई किए, किस किस डेट को, किस किस दिन कौन सी वारदात ज़्यादा होती है, कौन से, अगर दिन को 3 घंटे उसमें सेक्शंस में डिवाइड कर लें, 24 घंटे को 8-8 घंटे के 3 सेक्शन आपने बनाए, उसमें से एक पोर्शन ऐसा होगा जिसमें वारदात मैक्सिमम है, 2 ऐसे होंगे जिसमें रिलेटिवली कम है या नहीं है। तो जिसमें ज़्यादा है उस टाइम डीएसपी को या एएसपी को या एसपी को या एसएचओ को पेट्रोलिंग इंश्योर करनी है, खुद भी निकलना है, बाहर पेट्रोलिंग करनी है, कुछ स्नैप चेकिंग करनी है। वो चीज़ें हमने कुछ स्मार्ट पुलिसिंग की तरफ आए, कैमराज, हमारा सेफ सिटी के साथ कोऑर्डिनेशन बढ़ गया। आईजी साहब ने ये इंश्योर किया कि हमें सेफ सिटी से पूरी पूरी मदद मिले। वो जो एक लंबा प्रोसेस था कि सेफ सिटी में जाना, वहाँ से कोई वीडियो देखना, एक बड़ा वो कोशिश करते थे कि कोई आए ना इधर। अब ये है कि इधर वारदात की कॉल चलती है, उधर हमारा पेट्रोलिंग अफसर मौका देख के सीधा सेफ सिटी जाता है, जिसकी वजह से सेफ सिटी वाले भी हमें हेल्प करते हैं कि अगली से अगली आगे फॉरवर्ड ट्रैक, बैक ट्रैक, कहाँ से मुलजिम आया, कहाँ गया, इसी हुलिये के बंदे ने कहीं और वारदात तो नहीं की थी। तो ये सारी चीज़ें हम कोशिश कर रहे होते हैं और इट्स ऑलवेज टीम वर्क। हमने एक एक कांस्टेबल का इसके अंदर रोल होता है। ये नहीं है कि ये काम मैंने किए हैं, ये इस टीम ने किए हैं। जो ऑपरेशंस की टीम है, इन्वेस्टिगेशंस की टीम है, बेसिकली जो लाहौर पुलिस है, इन सब की स्ट्रेटजी है ना। कमांड तो जो डिस्ट्रिक्ट हेड है, सीसीपीओ, उसकी कमांड है, उसकी पॉलिसी है। चीफ मिनिस्टर ने एक विजन दिया कि आपने लाहौर को क्राइम फ्री करना है। क्राइम फ्री ऑब्वियसली हम जितना भी नीचे आ गए, अभी हम रॉबरी में 81% डाउन है। 12,200 रॉबरीज से 2,150 पे रह गए हम। तो कोशिश कर रहे हैं उसके ऊपर। ये सारी चीज़ें टीम वर्क से होती हैं कि मेरे साथ जो मैं काम करना चाह रहा हूँ, मेरे एसपीज़ बिलीव करते हैं उसमें, मेरे डीएसपीज़, मेरे एएसपीज़ वो करना चाहते हैं।
मेरे SHOs उसको मानते हैं कि हाँ ये ठीक कह रहा है, ये करना है। जब ये सारी टीम जेलन होती है, जब हम इन्वेस्टिगेशन वालों के साथ मिल के काम करते हैं, जब मुझे पता लगता है कि ये मुलजिम ख़तरनाक है, इसका बहुत बड़ा रिकॉर्ड है, 80 मोटरसाइकिल चोरी किए हुए उसने, तो फिर हम इन्वेस्टिगेशन के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं कि इसका केस मजबूत बनेगा, इसमें अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है, अगर कोई ऐसी चीज़ें हैं, इसकी CDR में इसकी लोकेशन हर स्पॉट पे आ रही है, अगर इसकी कोई CCTV फुटेज आ गई है, वो सारी साथ लगाएं ताकि केस मजबूत बने। तो ये मिल के काम होता है, और ये जो पिछले साल से एक हमने बेहतर टीम वर्क कोशिश किया, और इसमें हमारे हर सिपाही तक ने साथ दिया, तब हम यहाँ तक पहुँचे। अच्छा, लेकिन कुछ ऐसे क्राइम्स भी होते हैं जो हो गए लेकिन रिपोर्ट नहीं हुए, फैमिली ने रिपोर्ट नहीं किया, वो कौन से होते हैं? ऐसे कई क्राइम हैं। अगर किसी के साथ मिसाल के तौर पे कॉल कर भी दी, 15 पे कॉल कर दी कि मेरे साथ ये वारदात हुई, जब हम उसे बात करते हैं, मौका देखते हैं, वो बताता है ये मेरे 500 रुपये गए हैं, मैं इस FIR के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता, तो लेट्स जस्ट गेट ओवर इट। ठीक है, इस तरह के केसेस में ये वो शायद केसेस हों जो रिपोर्ट नहीं हो रही या जो रजिस्टर ना हो, वो भी उसको डबल चेक किया जाता है कि इसमें मसला क्या है। एक बंदा है, वो कहीं से ट्रैवल कर रहा है और वो कहता है मेरा मोबाइल यहाँ पे गिर गया और वो बटनों वाला मोबाइल था, मैंने नहीं कराना, तो शायद ऐसी कोई चीज़ रह जाए। लेकिन लाहौर में आपको इंशाल्लाह बड़ी अल्लाह ताला से डर के ये दावा करता हूँ कि आपको ये कोई शहरी शिकायत नहीं कर सकता कि पर्चा मेरे साथ वारदात हुई थी और पर्चा नहीं दर्ज हुआ। तो हम पर्चे पूरे दे रहे हैं। अनरिपोर्टेड केसेस में हम इनकरेज करते हैं इदारों पे एतमाद करें। कोई भी केस हरासमेंट का है, सेक्सुअल ऑफेंसेस हैं, इनमें पोटेंशियल है कि लोग घबरा के, शर्मा के, या उस एक वो जो टैबू वाली चीज़ है ना, उसकी वजह से कि लोग क्या कहेंगे, हमारे बच्चे या बच्ची के साथ कोई ऐसा इंसिडेंट हो, लोग क्या कहेंगे, ये वो चीज़ें हैं जो अंडर रिपोर्ट हो सकती हैं। इसको भी रिपोर्ट करना चाहिए। वो जो इस किस्म के लोग हैं जो इस एक्टिविटीज़ में, ऐसी एक्टिविटीज़ में कोई हरासमेंट हो रही है, कोई ऐसी चीज़ है जहाँ पे, अब जैसे लास्ट 2 वाक़यात, एक वीडियो आई जिसमें पता लगा एक फॉरेनर खातून के साथ एक बंदे ने सड़क पे नाजेबा हरकत की, खातून तो चुप हो गई, उसने रिपोर्ट नहीं किया, लेकिन वो वीडियो किसी के हाथ लगी, उस कैमरे की वीडियो थी, CCTV कैमरे की, घर के बाहर कैमरा था, उसमें नज़र आता, उन्होंने क्यों वो वीडियो पे नज़र पड़ी, उन्होंने वो फ़ौरन पुलिस को दी, और हमने फिर उस खातून को जाके कहा कि आप इसके ऊपर कार्रवाई करें, उन्होंने कहा मैंने नहीं करानी। हमने अपनी मुतैयत में पर्चा दिया कि इस बंदे को सबक सिखाना ज़रूरी है। इसी तरह कई चीज़ें हैं, इनमें टेंडेंसी है कि अंडर रिपोर्ट हो। वारदात किसी के साथ हुई, लोग एक नहीं 2-2 दफ़ा कॉल करते हैं, अगर पहले 2-3 मिनट में पुलिस नहीं आई, फिर कॉल करते हैं कि अभी तक पुलिस नहीं पहुंची। तो क्राइम अगेंस्ट जो प्रॉपर्टी है, जो वारदात वाला क्राइम है, वो तो सारा रिपोर्ट होता है। जो नहीं होता उस पर इनकरेज करना है लोगों को कि खामोश ना रहें। हमारी खामोशी का मतलब है हम उस बुराई का पार्ट बन रहे हैं, उस बुराई को स्ट्रेंथन कर रहे हैं, और हम उन लोगों के हौसले बुलंद कर रहे हैं जो किसी भी गलत एक्टिविटी या काम में मुलव्वस हैं। अच्छा, पाकिस्तान में ना एक नया ट्रेंड बन गया है, अगर किसी इंसिडेंट की कोई वीडियो बनती है तो स्पीडी ट्रायल हो जाता है, स्पीडी उस पर एक्शन होता है, गवर्नमेंट भी उस पर एक्शन लेती है, पुलिस वाले भी लेते हैं। मीडिया ट्रायल शुरू हो जाता है ना हमारा पहले, लेकिन मैं आपको ये भी बड़े श्योरिटी के साथ कह रहा हूँ, जिनकी वीडियो नहीं बनी होती वो शायद इससे जल्दी ट्रेस हो जाते हैं। हमारे पास लाहौर में पिछले साल में 2024 में 4 बड़े केसेस ऐसे थे जिसमें 10 मिलियन, 15 मिलियन, 25 मिलियन, ये करोड़ों वाली जो वारदात थी, 4 बड़े केस हुए और चारों में एक पाई रिकवर हुई। किसी शहरी ने जाके उस पर मीडिया पे कोई बयान नहीं दिए। होता क्या है, जब मीडिया ट्रायल शुरू हो जाता है थोड़ा सा वो केस ट्रेस करना भी मुश्किल हो जाता है। क्यों? बंदों को पता लग जाता है कि हमारे पीछे पुलिस है। क्रिमिनल अब घर तो नहीं बैठेगा जब मीडिया ट्रायल शुरू हो गया। ठीक है, उस केस में मैं ये समझता हूँ, हाँ काम हमने दोनों तरह के केसेस में करना है। बहुत सारे केस वो भी तो ट्रेस कर रहे हैं, वो गरीब का बच्चा भी ट्रेस हो रहा है 6 महीने का, जिसकी कोई वीडियो नहीं बनी और जिसके माँ बाप की कोई ऐसी आवाज़ नहीं थी, लेकिन उसके पीछे भी SHO हंजरवाल पूरी रात, SP इन्वेस्टिगेशन, SP ऑपरेशन मिल के उसको पूरी रात ट्रेस करते रहे। अगले दिन सुबह वो बच्चा उसकी माँ के पकड़ाया, उसकी वीडियो नहीं बनी थी लेकिन काम तो हुआ। तो बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिसमें वीडियो नहीं बनती और उसमें भी साथ साथ काम उसी पेस से होता है और सक्सेसफुल भी हम जल्दी हो जाते हैं। ऐसे केसेस में जहाँ वीडियो बन जाती है, यस ऑब्वियसली एक मीडिया का प्रेशर होता है, एक जब वो चीज़ सबकी ज़ुबान पे आती है तो हमारे ऊपर एक प्रेशर होता है कि इसको हल करना है। अच्छा, उस टाइम पे जो आवाम है उसका सपोर्ट होता है, लाइक कि अगर कोई मुलजिम है, मिसाल के तौर पे भी कसूर का वाक़या हुआ है, बच्ची के साथ नाज़ेबा हरकत की उस मुलजिम ने, आवाम अगर उस बंदे को देखे, लोग देखते हैं, वायरल होती है, हर बंदा सोशल मीडिया पे, कोई इस तरह के केसेस आपके सामने हैं कि आवाम ने बताया हो, किसी पब्लिक में से किसी ने बताया हो कि यहाँ पर ये मुलजिम है?
जो हमारी पब्लिक है और लाहौर की ख़ास तौर पे मैं बात करूँगा, ये बहुत कोऑपरेटिव लोग हैं। हमारा क्राइम स्टॉपर्स ऐप है, एक लिंक है जिस पे हमारे शहरी अक्सर हमसे कांटेक्ट करते हैं, जिस पे वो लड़कियां कांटेक्ट करती हैं कि मेरे साथ हरासमेंट हो रही है, मैंने बताना नहीं है अपनी आइडेंटिटी, मैंने अपना फ़ोन नंबर भी नहीं देना, लेकिन ये बंदा है, ये नाम है, ये नंबर है, ये मैं अटैचमेंट्स भेज रही हूँ, ये सबूत है मेरे पास, जाके उसको पकड़ लें। मैं अगर अपने घर वालों को बताऊँगी तो मेरे वालिद मुझे शायद यूनिवर्सिटी से निकलवा दें और वो कहीं घर बैठो। ठीक है, इस तरह की चीज़ें। यहाँ पे क्राइम हो रहा है, यहाँ पे कोई ब्रॉथल हाउस खुला हुआ है, यहाँ पे कोई मंशियात बिक रही है, हमारी यूनिवर्सिटी में फ़लाँ लोग ऐसी किसी एक्टिविटी में, ये सारी चीज़ें हमें लोग बताते हैं। और उसके ये जो क्राइम स्टॉपर्स ऐप है इस पे भी आती है, हमें लोग आके भी बताते हैं, मुअज़्ज़िन होते हैं इलाके के जो कि बात करते हैं आके कि मैं फ़लाँ जगह का रहने वाला हूँ। अंजुमन ताजरान है और लोग हैं शहर के, जो ऐसे लोग हैं हम उनसे मिलते हैं, पल्स लेते हैं, तो लोग बताते हैं हमें इस तरह की चीज़ें। अच्छा, जैसे आपने बताया कि इस टाइम पे लाहौर में हर बंदे की, अगर किसी का कोई मसला हुआ, कोई क्राइम हुआ, उसकी FIR होगी, किसी से कोई दुश्मनी है उस पर FIR कटवा देते हैं। उसको फिर कैसे डील करते हैं, कौन सी सच्ची है कौन सी झूठी है? वो इन्वेस्टिगेशन में साबित हो जाता है। प्रिलिमिनरी सी कानून ये कहता है कि जब आपको क्राइम रिपोर्ट हो तो आपने उसकी FIR देनी है। ये जो हमने पॉलिसी बताई कि हर वारदात हम रजिस्टर करेंगे, ये तो हम पूरी कर रहे हैं। बीच में 100 में से हो सकता है कोई 1-2 बंदे, अगर किसी के साथ कोई दुश्मनी है, उसने एक पर्चा करा दिया कि मेरे घर से फ़लाँ चीज़ें चोरी हो गई, वो पर्चा भी दर्ज हो गया। उसके थोड़े दिन बाद वो साहब कहते हैं कि जी ये मुझे शक है मेरे फ़लाँ कज़न ने की है, नॉमिनेट कर देते हैं फिर उसको। वहाँ हमें एहसास हो जाता है कि पर्चा झूठा है। अगर ऐसी कोई चीज़ हो सकता है हकीकतन उसके किसी जानने वाले ने की हो या उसका किसी के साथ कोई वो हो, ये सारी चीज़ें उसमें इस्टेब्लिश हो जाती हैं इन्वेस्टिगेशन में। और जैसे ही ये क्लियर होता है, पर्चे का फेट डिसाइड हो जाता है। अगर सच्चा पर्चा है तो वो चलान होगा, अगर वो झूठा पर्चा है और साबित हो गया कि ये बुरी इंटेंशन के साथ किसी को फंसाने के लिए किया, तो उसके ऊपर भी कानून में ये मौजूद है कि आप जो गलत पर्चा करवा रहा है उसके ऊपर भी कार्रवाई करें। जहाँ पे बहुत सारे लोगों को इंसाफ मिल रहा होगा, वहाँ पे कानून का कहीं ना कोई उसका किसी लूप होल का फ़ायदा ज़रूर उठाएगा, लेकिन उस एक लूप होल की वजह से जो बहुत सारे लोगों को इंसाफ मिल रहा है उसको हमने इग्नोर नहीं करना। जहाँ ऐसी कोई ख़राबी होगी उसको प्लग करेंगे, उसको ठीक करेंगे। रेप के पर्चे झूठे होते हैं। रेप के पर्चों में बहुत बड़ा नंबर होता है जिसमें लेटर ऑन या कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है, या विटनेस रिजाइल कर जाते हैं, या वो पर्चा होता ही सरासर झूठा है। तो उस पर एक्शन होता है? ठीक है, बिल्कुल होता है। जिसने वो करवाया है फिर उसके ऊपर एक्शन होता है। ठीक है, ये एक कानून, देखें नया कानून है, ख़वातीन को एम्पावर किया जा रहा है, इसके ऊपर बड़ी तवज्जो दी गई, ये बनाया गया। और जिन्होंने बनाया उन्होंने ये भी रखा कि अगर कोई झूठा पर्चा कराएगा तो कराने वाली खातून पे भी एक्शन होगा, उस पर ऊपर FIR होगी। अच्छा, ये इन्वेस्टिगेशन मिसाल के तौर पे रेप की झूठी FIR हो गई है, अब जिस बंदे पर हुई है उसकी इज्जत गई, पूरी दुनिया, पूरा पाकिस्तान, पूरा लाहौर उसे रेपिस्ट समझेगा। इन्वेस्टिगेशन कितने टाइम में होगी कि वो साबित कर सके कि भाई मेरा कोई कसूर नहीं था? इसको हमारी कोशिश होती है, ये बेस करती है सारी इन्वेस्टिगेशन एविडेंसेस पे। पुलिस वाले को पता evidences चल जाता है देख के कि अगर कोई खातून आई है और वो कह रही है कि मेरे साथ ये वकुआ हुआ, तो पता चल जाता है कि सच है या झूठ है? बहुत सारे केसेस में बिल्कुल समझ आती है। सबसे पहली चीज़ मेडिकल एग्जामिनेशन, डॉक्टर देख के बता देती है आपको। वो जो बाद में फोरेंसिक होना है, DNA जाना है, वो सारी चीज़ें एक तरफ हैं, लेकिन जैसे ही वो जो डॉक्टर है वो आपको आइडिया दे देती है कि यस या नो, दोनों में से जो भी चीज़। तो ये वाली चीज़ें एविडेंसेस पे बेस करती हैं। जैसे ये एविडेंसेस कलेक्ट करने हैं, जमा कराने हैं, वहाँ से जो रिपोर्ट आनी है, साइंटिफिक काम है। उसमें मेरे ओपिनियन से ज़्यादा वो मैटर कर रहा है कि लैब क्या कह रही है, PFSA क्या कह रही है। उसमें इस्टेब्लिश हो जाता है कि ये जो क्लेम था सच्चा था, उनको सज़ा होनी चाहिए, या ये क्लेम था ये टोटल झूठ था, जिस मुलजिम के ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया वो मुलजिम यहाँ पे था ही नहीं उस वक्त, उसकी लोकेशन तो किसी और शहर आ रही थी, या वो किसी और शहर के किसी और कैमरे में भी नज़र आ रहा है, इस्टेब्लिश हो रहा है कि वो नहीं है और ये पर्चा झूठा है। वहाँ पे बहुत सारे पर्चे, अब जब ये पर्चे होना शुरू हुए आप देखेंगे इसमें आपको एक डिक्रीज नज़र आएगा। तो लॉ का नाजायज़ फ़ायदा उठाने वाले बहुत सारे लोग हैं, बट जिन लोगों का इन्हीं लॉज से फ़ायदा हो रहा है, भले वो कम तादाद हो उससे, लेकिन मेरे ख्याल में वो ज़्यादा बड़ी बात है। अच्छा, लेकिन जब झूठे पर्चे होते हैं, प्रोफेशनल्स जो ब्लैकमेलिंग के लिए इस तरह से करते हैं, जो असल पर्चे हैं वो भी शक की निगाह में नहीं आ जाती? सिचुएशन बता देती है। पुलिस वाले एक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम लोगों से मिल के दरख्वास्त पढ़ के आपको पता लग जाता है दरख्वास्त सच्ची है या झूठी है, दरख्वास्त एग्जैजरेटेड है या फैक्ट्स पे बेस्ड है, दरख्वास्त
वकील से लिखवाई है या दरख्वास्त किसी रिटायर्ड पुलिस अफसर से लिखाई है या इस बंदे ने खुद लिखी है और सच लिखी है। ये एप्लीकेशन के कंटेंट्स पढ़ के भी आइडिया हो जाता है। अब जो लोग बहुत अरसे से ये पुलिसिंग कर रहे हैं वो आपको और कंप्लेनेंट से मिल के फ़ौरन आइडिया हो जाता है। अच्छी एफआईआर और कमज़ोर एफआईआर क्या फ़र्क होता है? सच्ची एफआईआर होगी वो सबसे अच्छी एफआईआर होगी, बस छोटा सा कुलिया। झूठ ना बोलें, एग्जैजरेट ना करें, जो फैक्ट्स हैं वो बता दें, आपको बेहतर इंसाफ मिलेगा। आप इसके अंदर झूठ ऐड करेंगे, एग्जैजरेट करेंगे, लड़ाई झगड़ा हुआ है, मुसल्ला लोग आए थे, असला डाल देंगे, असला डाल दिया है और उसके बाद साथ ये कि मेरी जेब में पैसे भी थे, वो पैसे भी चले गए ताकि डकैती की दफ़ा भी लग जाए। ये सारी चीज़ें जब इस्टेब्लिश होती हैं, जब एफआईआर का एक पुर्जा कमज़ोर होता है लेटर ऑन, फिर वो सारी वीक हो जाती है। तो इसलिए सबसे अच्छी एफआईआर सच्ची एफआईआर होती है। पुलिस के नज़दीक जो सबसे हीनियस क्राइम है वो कौन से, जो टॉप पर है? सारे क्राइम जो हैं वो पुलिस के नज़दीक तो उनको होता है कि क्राइम है, लेकिन जो टॉप पर है वो कौन से? क्राइम हमारे लिए हर एक जो हीनियस की कैटेगरी में आते हैं वो इम्पोर्टेंट हैं, जिसमें किसी की जान चली जाए। वो सबसे हीनियस क्राइम वारदातों में से वो है। रॉबरी में मर्डर हो गया, कोई वारदात हो रही थी, किसी ने रजिस्ट कर दिया, मर्डर हो गया, या खुदा न खास्ता किसी वारदात के दौरान कोई सेक्सुअल इस तरह का ऑफेंस भी कमिट हो गया। ये हमारे लिए वो वाले केसेस हैं कि जिसमें डू और डाई सिचुएशन होती है कि एट अर्लीस्ट इसको रिजॉल्व भी करना है, ट्रेस करना है, मुल्ज़िमान को कैफरे किरदार तक पहुंचाना है, केस अच्छा बनाना है। ये सारी चीज़ें, ये वो वाले केस हैं जिसके ऊपर बिल्कुल एक दिन भी नींद नहीं आती। पुलिस वाले की अगर रूटीन देखें सुबह से शाम तक, पुलिस वाले की क्या जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है, क्या क्या काम करता है? हम इसमें एक कांस्टेबल से शुरू करते हैं, फिर एसएचओ की बात करते हैं, फिर आपकी मेरी या किसी भी ठीक है। ऑफिसर की बात कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक कांस्टेबल है, उसको ड्यूटी बता दी जाती है कि आज फ़लाँ वीवीआईपी विज़िट है, आज फ़लाँ जगह पेट्रोलिंग करनी है। अगर उसकी मोबाइल पेट्रोलिंग है तो उसने अपने टाइम पे पहुंचना है, मोबाइल में बैठना है और अपने एरिया में पेट्रोलिंग करनी है। अगर उसने मुल्ज़िम लेके जाना है तो उसने साथ जाना है, कोर्ट में प्रोड्यूस कराना है। अगर उसने किसी जगह रूट पे उसकी ड्यूटी है तो उसको वहाँ पहुँचाया जाता है, वो वहाँ खड़ा हो जाता है। तो उसकी जितने घंटे की शिफ्ट है उस दौरान उसने ये सारे काम करने। और ये भी हो सकता है कि वो 8-10 घंटे की नौकरी के बाद उसे कहा जाए यार वो नफरी कम है और वो एक और लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन आ गई तो अभी चलो, तो हो सकता है उस बेचारे को 20 घंटे भी वहाँ पे खड़ा होना पड़ेगा। वैसे ऑफिशियल ड्यूटी क्या है, कितने घंटे की? ऑफिशियल ड्यूटी आइडियली हम चाहते हैं कि 12 घंटे से ज़्यादा ना हो, ताकि उसको रेस्ट करने का भी टाइम मिले, ताकि उसको उसकी ज़िंदगी के बाकी भी काम है, उसके पेरेंट्स भी होंगे, बच्चे भी होंगे, उसने फैमिली भी देखनी है। तो हम कोशिश करते हैं कि इसको 8 घंटे की शिफ्ट पे लाना चाहते हैं, बट पुलिसिंग में जितने रिसोर्स हैं, जितना ह्यूमन रिसोर्स है, उसके साथ ये मुमकिन नहीं है कि आप 8-8 घंटे की शिफ्ट कर दें, और इतनी ज़्यादा नफरी उसके लिए अवेलेबल नहीं। तो ये बहुत ही अच्छी फोर्स है, इसको जितना काम कराएं ये बेचारी कर लेती है, इसके ऊपर जितना लोड पड़ता है ये सहारती है। तो इसके अंदर ये तो हो गई कांस्टेबल की ड्यूटी। उसको हो सकता है कि रात को एसएचओ कहे कि भाई अभी बंदे कम है, अब तुमने रात को पेट्रोलिंग भी मेरे साथ करनी है। हो सकता है वो थाने में 3 घंटे सोया हो और उसके बाद उसको फिर अगले 8 घंटे ड्यूटी करनी पड़े। तो कांस्टेबल की ज़िंदगी तो बहुत मुश्किल है। इसके बाद आ जाते हैं एसएचओ की ज़िंदगी, जो लोगों को लगता है बहुत बड़ा अफसर है और उसके तो मज़े ही मज़े होंगे सिर्फ। उसने सुबह सबसे पहले सुबह हमारे बहुत सारे काम जो अर्ली मॉर्निंग वाले होते हैं, बैंकों की ड्यूटियाँ, स्कूलों की ड्यूटियाँ। बैंकों के बाहर आपने अपने सारे गार्ड चेक करने हैं। स्कूल, अगर तो आजकल छुट्टियां हैं, स्कूल के दिन होंगे जब, तो स्कूल कॉलेजेस उसके एरिया में जितने हैं उसने वो चेक करने हैं। अगर जुम्मा है तो मस्जिद ड्यूटी भी उसने चेक करनी है। और स्कूल कॉलेजेस में क्या चेक करना होता है? एपीएस के वाक़े के बाद ये एसओपी बन गया कि जो सुबह सुबह बच्चे स्कूल आ रहे हैं और छुट्टी के टाइम जब जा रहे हैं तो उन एरियाज़ में आपने पेट्रोल करना है, उन एरियाज़ पे नज़र रखनी है, ताकि सेफ्टी सिक्योरिटी बच्चों की यकीनी बनाई जा सके। अब एक एसएचओ ने अपने एरिया के तमाम स्कूल कॉलेज भी विज़िट करने हैं। उसके बाद अगला टाइम आ जाता है बैंक ड्यूटीज़ का, तो ये भी चेक करना है कि गार्ड प्रॉपर मौजूद हैं, वहाँ पे एंट्रीज़ भी करनी है। दूसरा काम ये हो गया। तीसरा, उसकी हो सकता है किसी अदालत में पेशी हो, उसने वो भी करना है। चौथा, उसको किसी केस में जहाँ पे इंपॉर्टेंट केस हो उसकी अपडेट के लिए उसको कहीं जाना भी पड़ रहा है, उसको किसी ऑफिसर ने मीटिंग के लिए बुलाया, उसको उसके एसडीपीओ ने बुला लिया, उसको उसके सीसीपीओ ने बुला लिया, मैंने बुला लिया, एसपी ने बुला लिया, तो उसको वहाँ पे भी जाना है, उसने वहाँ भी एक्सप्लेन करना है। उसके बाद कोई क्राइम हो गया, किस जगह पे कोई वारदात की कॉल चली, और बड़े थानों में तो बहुत सारी होती हैं, यहाँ लड़ाई हो गई, यहाँ पैसे देने थे, वो आपस में लोग लड़ पड़े, स्ट्रीट फाइट्स हैं, एक्सीडेंट हो गया, रोड एक्सीडेंट हो गया, एसएचओ ने रिस्पॉन्ड करना है। बाकी हीनियस तो जिस तरह है, कोई मर्डर हो गया या कोई मोटरसाइकिल चोरी हो गया, ये सारी चीज़ों में उसने वहाँ मौके पे जाना है। अच्छा, इसमें एक चीज़ मैंने आपसे पूछनी है, एसएचओ का काम जो है, फर्स्ट कोशिश क्या होती है कि सुलह करवा दी जाए मौके पर,
अगर कोई लड़ाई झगड़ा हुआ, किसी का कोई मसला हो गया, या FIR काटना? हमारी कोशिश होती है कि वो चीज़ें जो कॉग्निजेबल नहीं है, ठीक है, और लड़ाई हो रही है, वो लड़ाई बढ़ के कल को एक कॉग्निजेबल ऑफेंस होना है तो उसको बेहतर तरीके से रिजॉल्व करते हैं। मिसाल के तौर पे किसी ने किसी को गाली दे दी या किसी ने किसी को थप्पड़ मार दिया, अब इसके ऊपर थप्पड़ मारने के ऊपर सेक्शन कोई नहीं है जिसपे मैं उसको पर्चा दे के उसको अंदर कर दूं, लेकिन वो आज का वो थप्पड़ या वो लड़ाई, वो दूसरा बंदा हो सकता है कल वो पिस्टल लेके जाए और उसे मार दे, या लड़ाई झगड़े में किसी का सर फट जाए, फिर वो कॉग्निजेबल ऑफेंस बन जाएगा। तो ऐसी चीज़ों में एमिकेबली रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। लेन देन के मामलात होते हैं, मैं पर्चा भी दे सकता हूँ, लेकिन अगर दो पार्टीज को बिठाया, दूसरी पार्टी का मौक़िफ़ भी सुना और वो एग्री करता है कि मैंने वाकई पैसे देने हैं, तो कोई रेजोल्यूशन ऐसा को वो चेक दे देता है, कोई चीज़ कर लेता है। अगर वो म्यूचुअल एग्रीमेंट उन दोनों पार्टीज़ का हो कि ठीक है हम इसको बैठ के हल करते हैं, हमारा मसला हो जाएगा हल, तो हम कोशिश दोनों तरफ करते हैं। जहाँ कॉग्निजेबल ऑफेंस है वहाँ पर्चा देना चाहिए और पर्चा देना भी होता है उस पर। फिर SHO को हमने बाउंड किया हुआ है, 3 से 5 उसने पब्लिक को सुनने के लिए वहाँ बैठना है। 3 से 5 हर रोज़ उसने अपने थाने में ये 2 घंटे पब्लिक के लिए रख दिए। जो भी बंदा आएगा वो अगर 3 से 5 वाले टाइम में आए अपने SHO से मिल ले, क्योंकि सारा दिन SHO की जिम्मेदारियां बहुत सारी हैं। ये नहीं हो सकता कि मैं उसे कहूं कि कोई भी बंदा आए, SHO सिर्फ थाने में एक वो इंक्वायरी अफसर या एक फैसिलिटेशन अफसर बन के बैठा रहे और कोई काम ना करे। SHO ने पेट्रोल करना है इलाके में, उसने फिरना है उधर, उसकी प्रेजेंस होगी, उसने क्राइम सीन पे जाना है, उसने रेड पे जाना है, उसने किसी जगह पे किसी क्रिमिनल को पकड़ना है, सेफ सिटी जाना हो सकता है, बहुत सारे काम है उसके। तो उसमें से हमने 2 घंटे उसके वहाँ बिठा दिए। दिन स्टार्ट कब होता है SHO? SHO का दिन, अब सिविल लाइंस का SHO है तो 6 बजे शुरू हो जाता है। अगर मॉल टाउन का है तो हो सकता है वो 8 बजे करे। जहाँ पे फिर कहीं पे हाई कोर्ट है आपकी तो आपने अर्ली मॉर्निंग करना है। जहाँ पे फजर ड्यूटियाँ हैं, रमज़ान है तो वो फजर की नमाज से पहले शुरू हो जाता है। तो मुख्तलिफ इसमें ये चीज़ें हम देखते हैं एरिया वाइज कि कहाँ पे क्या रिक्वायरमेंट है। सिविल लाइंस का SHO सुबह नहीं उठेगा, उसकी मसाइल और होंगे। अनारकली का SHO हाई कोर्ट है वहाँ पे, ठीक है, तो वो एरिया वाइज ये चीज़ें होती हैं। SHO को जल्दी उठना पड़ता है। इसी तरह अब हम आ जाते हैं कि कोई गैजेटेड ऑफिसर है, TSP है, ASP है, SP है, या मेरी बात कर लें तो हमारे सबसे पहले तो सुबह सुबह उठ के हमारा कल जो गुजरा दिन है उसकी सारी वो जो ब्रीफ हमारे पास आ जाते हैं। कोई इंपॉर्टेंट केस, कोई चीज़ कोई पूछ सकता है, IG आपको कॉल करके ऐसा पूछ सकते हैं कि जी वो फलां जो इंसिडेंट हुआ था उस पर क्या हुआ, बंदे पकड़े गए नहीं पकड़े गए। मुझे ये सुबह पता होता है कि कल बच्चे गुम होने की इतनी FIRs हुई थी, उनमें से इतने बच्चे मिल भी चुके हैं, एक रह गया। इतने सेक्चुअल ऑफेंसेस के केस हुए थे, इतनी रॉबरीज हुई थी, इतने मोटरसाइकिल चोरी हुए थे, इतनी जगह से एरियल फायरिंग की कॉल आई थी। ये हम सुबह सारा गो थ्रू करते हैं अर्ली मॉर्निंग, ताकि इस दिन में कोई सहाफ़ी, कोई और बंदा जो भी रिलेटेड है हमारे कमांड में जो लोग हैं वो पूछें तो हम उसका जवाब दे सकें। कोई इंपॉर्टेंट केस है, क्या डेवलपमेंट थी कल रात को जब हम इसके ऊपर बात करके सोए थे, अब सुबह क्या डेवलपमेंट है, वो सारी चीज़ें। फिर लॉ एंड ऑर्डर आज का क्या है, आज के दिन में कौन कौन सा VVIP विजिट है, कोई फॉरेन डेलीगेशन तो नहीं आ रहा, कहीं पे कोई मीटिंग्स इस तरह की हैं, वो सारी चीज़ें। फिर ऑफिस का जो अर्ली आवर्स हैं वो हैं जिसमें पब्लिक का रश थोड़ा कम होता है। पब्लिक आती है हमारे पास अपने कामों से फारिग होकर, वहाँ पे फिर हमने पब्लिक आवर्स रख दिए। मैंने 1 से 3 मैंने अपने ऑफिस में रख दिया कि कोई भी बंदा आ जाए, किसी का भी कोई काम है, कोई सजेशन है, कोई तजवीज़ है, मुझसे मिलना है, आपने अपना कोई मसला बताना है, भले आप पहले थाने गए और वहाँ पे वो हल नहीं हुआ, आप फिर आ रहे हैं मेरे पास, या आप थाने नहीं गए और आप सीधा मेरे पास आ रहे हैं, जो भी आ रहा है, इस 2 घंटे में ये मैंने डेडिकेट कर दिए पब्लिक आवर्स। इसके अंदर मैं हर एक को वहाँ पे सुन लेता हूँ। उसके बाद फिर ऑन एंड ऑफ कोई आ रहा है जा रहा है ऑफिस में, आपको पता है बहुत सारे लोग हैं थोड़ा लेट आ जाते हैं, उनको सुनना होता है, फिर अपनी पॉलिसी मेकिंग करनी है। ये सारे काम एक दिन के अंदर आपने डेली बेसिस पे देखने हैं, वो चेकलिस्ट है। और कोई भी चीज़ आप मिस कर जाएं तो वो आप पीछे आना शुरू हो जाएंगे ना। मिसाल के तौर पर रिस्पॉन्स टाइम आपने चेक करना है, पर डे रिस्पॉन्स टाइम। लाहौर पुलिस का एवरेज रिस्पॉन्स टाइम जो पूरे ज़िले के 84 थाने हैं और एक दिन में जितनी कॉल्स आती हैं उसका महीने पूरे का एवरेज रिस्पॉन्स टाइम 13 मिनट पे आ चुका है। मतलब अगर कोई क्राइम हुआ है तो 13 मिनट में वहाँ पर गाड़ी पहुँच जाएगी। ऑन एन एवरेज 13 मिनट में पुलिस पहुँच जाती है। 13 मिनट का मतलब है 5 मिनट में भी पहुँच रही है और हो सकता है किसी जगह 20 मिनट में भी पहुँच रही है, लेकिन जो एवरेज पूरे डिस्ट्रिक्ट की पर डे की वो निकाली जा रही है और फिर उसको पूरे महीने में हमने किया तो इसको हम रिड्यूस करके लाए हैं बहुत बड़े नंबर से
13 मिनट पे, और मेरी ख्वाहिश है कि इसे हम अंडर 10 ले जाएं। लेकिन ऑब्वियसली देखें, अब काना थाना है, उसमें थाने की हदूद के अंदर भी 45 मिनट लग जाते हैं। तो ऐसे हो सकता है कुछ जगहों पे, कोई एरिया की बेसिस पे, कहीं पे आपको एड्रेस पे पहुंचने में थोड़ी सी देर ज़्यादा लग जाए, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं। अब इसके ऊपर हर रोज़ चेक रखना होता है। अगर मैं हर रोज़ चेक नहीं करूँगा तो ये रिस्पॉन्स टाइम ज़्यादा होना शुरू हो जाएगा। हमने इसे कम करना है, हमने 10 से नीचे लेके आना है। तो दिन को मुख्तलिफ हिस्सों में डिवाइड करके कि कहाँ पे मैंने पब्लिक को टाइम देना है, कहाँ पे मेरी जो बेसिक वो ज़रूरी चीज़ें हैं जिन्हें मैं मिस आउट नहीं कर सकता। मीटिंग आ गई, होम डिपार्टमेंट में मीटिंग आ गई, कोई बड़ा इवेंट आ रहा है, कोई VVIP विजिट आ रहा है, कोई जैसे PSL थी, ठीक है, उसमें हम इंगेज हो गए। सारा दिन मैचेस के लिए जाना आना, टीमों को छोड़ना, टीमों को लेके आना, मैच का वेन्यू चेक करना, बार बार चेक करना, फिर इसी तरह रात। अच्छा, DIG ऑपरेशंस खुद भी जाते वहाँ पर? जितनी टीमें थी, 120 दिन की क्रिकेट थी, 120 दिन में 76 दफ़ा टीमों ने मूव किया है फ्रॉम होटल टू स्टेडियम या किसी भी और वेन्यू पे जहाँ पे वो स्टेडियम के अलावा गए, कभी वो मीनार पाकिस्तान देखने गए, कभी वो कहीं और गए। तो ये जो 76 मूवमेंट्स थी, इनमें उनको लेके जाना और लेके आना DIG ऑपरेशंस के जिम्मेदारी थी। मैं चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर नॉमिनेटेड हूँ उसके लिए कि जो भी क्रिकेट का इंटरनेशनल इवेंट होगा उसमें DIG ऑपरेशन जो भी हो उसने साथ जाना है, कंपनी करना है, ताकि मोटरकेड, हमने फॉरेन टीम्स को ये हौसला देना ना कि हमने अपने एक सीनियर अफसर को लगा दिया यहाँ पे जो कि आपके साथ मूव कर रहा है और आपकी सिक्योरिटी को इंश्योर कर रहा है। तो अब इस सारे के दौरान खराबी कहाँ पे होती है? कोई अक्सर शिकायतें आती है कि जी मैं आया, मुझे बड़ा वेट करना पड़ा, मैं थाने गया, SHO नहीं मिला। अब हो सकता है SHO उस वक्त किसी और जगह पे हो। आइडियली SHO को मिलना चाहिए। SHO कोई इतना बड़ा अफसर नहीं कि अपने इलाके का कोई उसके पास एक गरीब बंदा आया और वो ना मिले इसलिए कि जी मैं इस वक्त में मेरा मूड नहीं है। मूड वाली बात है ही नहीं यहाँ पे ये है कि उसकी इंगेजमेंट्स भी हैं, उसके बहुत सारे ऐसे मल्टीपल काम हैं। आई नीड सम टाइम एट टाइम्स के मुझे पढ़ना होता है केस को, क्या केस था, ये हल क्यों नहीं हुआ अभी, इसके अंदर क्या क्या काम हम कर चुके, क्या करने वाले रह गए। कोई शहर की ऐसी एक आध तो बड़ी चीज़, कोई एक महीने में एक आध ऐसी बड़ी चीज़ तो होती है जिसको पढ़ना है, जिसके ऊपर आगे से आगे उसको चलाने के लिए टीम्स के साथ बैठ के मशावरत करनी है। वो टाइम होता है, वो फिर हम रात वाला टाइम रखते हैं कि रात को बैठ के वो करें। जब पब्लिक आवर्स, ऑफिस बंद हो गया, पब्लिक आवर्स नहीं है, उस टाइम ये काम करें। सेम गोज़ फॉर SHO। 2:30 बजे भी आपको बैठ के हो सकता है किसी केस की CDRA पढ़ता हुआ मिले। तो मुश्किल लाइफस्टाइल है ये बिल्कुल। अच्छा, सोशल क्राइम के बारे में कहा जाता है कि SHO को अगर पता ना हो कि उसके इलाके में कौन सा सोशल क्राइम हो रहा है, ये हो नहीं सकता। लाइक मंशियात हो गई, जुआ हो गया या ब्रोथल, SHO को पता होता है, लेकिन फिर भी चलते कैसे हैं? SHO को पता होना चाहिए भी, ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन मैं इसको SHO की बजाय मैं इसको रीफ्रेज कर दूंगा जो मैं बिलीव करता हूँ। आप ठीक कह रहे हो सकते हैं, मैं ये समझता हूँ कि थाने में किसी ना किसी को ज़रूर पता होता है। ज़रूरी नहीं कि SHO को हर ब्रॉथल हाउस का या हर किसी जगह जहाँ पे कोई कॉन्ट्राबैंड आइटम्स मिल रही हैं, गुटखा बिक रहा है, कहीं पे कोई मंशियात बिक रही है, ज़रूरी नहीं कि SHO को ही उसका पता हो। ये हो सकता है कि उस थाने में किसी ना किसी सिपाही को, किसी ना किसी बंदे को जो इस थाने से रिलेटेड है, उसे इन्फॉर्मेशन अक्सर औकात ज़रूर होती है इसकी। तो कहीं पे देखें, ये सारे ह्यूमन बींग्स हैं, ठीक, ये इसी माशरे का हिस्सा है। यही पुलिस यहाँ जाके घर अपने सोती है तो वो एक इसी माशरे का एक शहरी भी है ना। तो कहीं ना कहीं कोई इन्वॉल्वमेंट जहाँ पे बिल्कुल हो सकती है और कई जगहों पे होती है, सिर्फ पुलिस में नहीं। आप अपनी फील्ड में देख लें, आप इसके अलावा किसी भी फील्ड में देख लें, खराबी का पोटेंशियल इंसानों में बहुत ज़्यादा है, हो सकता है। लेकिन पकड़े गए, पता लग गया, फिर नॉन स्पेयरिंग है, फिर सज़ा भी मिलेगी, डिसमिसल भी होगा, हवालात में भी जाना पड़ेगा, नौकरी से भी फारिग होंगे। कोई इस तरह की एग्जाम्पल है कि कोई पकड़ा गया हो SHO या कांस्टेबल? बेशुमार है। एक खातून SHO से लेके बहुत सारे मेल SHOs तक, जहाँ पे कोई इन्वॉल्वमेंट क्राइम के अंदर पुलिस वालों की मिली। इस यूनिफॉर्म की कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। हाँ, ह्यूमन बींग्स ही हैं ना, सारे शहरी हैं इस शहर के, क्राइम कर सकते हैं, पोटेंशियल तो है, ठीक है। वही अगर आप दिन में 100 क्रिमिनल्स अरेस्ट कर रहे हैं, 84 थाने हैं, हर एक अगर कोई ना कोई गैंग कोई ना कोई चीज़ कर रहा है, वो 100 बंदे पकड़े गए हैं, उसमें से हो सकता है 3-4 आपको कोई पुलिस वाले कांस्टेबल्स इन्वॉल्व मिल जाएं जो कहीं पे किसी गलत काम में पाए जाएं, किसी से रिश्वत देते हुए पकड़े जाएं। तो क्योंकि वो पुलिस वाले हैं और इस वर्दी में हैं, वो ज़्यादा हाईलाइट होते हैं। जो हमने 100 क्रिमिनल दूसरा पकड़ा वो नहीं हाईलाइट होता, वो पुलिस वाला होता है, होना भी चाहिए,
क्योंकि उस बाकियों के पास ये वर्दी तो नहीं, जिसको ये वर्दी और ये जिम्मेदारी थी उसको अपना तमाम चीज़ें ठीक रखनी है, साफ़ सुथरा बन के रहना है कि जी मैं किसी तरह इस तरह की हरकतों में नहीं हूँगा, बिकॉज दिस इज़ व्हाट इज़ एक्सपेक्टेड। अच्छा, आपके एक्सपीरियंस में ज़्यादातर जो पुलिस वाले, जो सबकी बात नहीं कर रहा, कुछ काली भेरे भी हैं जो इन्वॉल्व होती हैं इस तरह के कामों में, वो कौन से होते हैं, किस तरह के क्राइम्स होते हैं? हर तरह के क्राइम में हो सकते हैं, किसी में भी इन्वॉल्व हो सकता है, कहीं पे मर्डर में भी हो सकता है, कहीं नारकोटिक्स यूज़र हो सकता है, कहीं नारकोटिक्स का पेडलर हो सकता है, और कई जगहों पे उनके सपोर्टर हो सकते हैं, या कहीं पे नारकोटिक्स बिक्री है तो उसकी पुष्पनाई करने वाले हो सकते हैं। सेम गोज़ फॉर एवरी डिपार्टमेंट, आप कहीं पे भी देख लें, किसी भी महकमे में देख लें, हर जगह पे ऐसे अच्छे बुरे लोग होंगे, अच्छे लोगों की तादाद हमेशा ज़्यादा होती है। जहाँ पे ये पता लगे, अब एक चेंज आ रहा है माशरे में, नाउ पीपल आर स्पीकिंग अप, अब लोग चुप नहीं रहते, अब लोगों को पता लगता है सोशल मीडिया का दौर है, लोग वीडियोस बना लेते हैं, लोग ये बात करते हैं, इसके ऊपर इशू को रेज करते हैं, बात करते हैं, करप्शन होगी शिकायत होगी, बदतमीजी होगी शिकायत होगी, इंसाफ नहीं मिला शिकायत होगी, कोई बुरे रवैये से थाने में, सड़क पे, ट्रैफिक वालों ने, किसी ने कोई चीज़ की, लोग बात करते हैं। ये बात करने का हौसला ये इन्हीं सालों में लोगों को मिला है ना, कि आप बात करेंगे, हम आपकी बात को सीरियस लेंगे। वरना क्या था, लोगों के जहन में पहला इंप्रेशन क्या था, पुलिस वाले हैं, पुलिस वालों की शिकायत पुलिस वालों को कहेंगे, इन्होंने तो आपस में एक दूसरे को बचाना है, भाई हैं। जी पेटी भाई को बचाएंगे, एग्जैक्टली यही टर्म, ठीक है। लेकिन अब आपने देखा कि 450 से ज़्यादा लोग डिसमिस हो गए महकमे से। अच्छा, लेकिन पुलिस वाले इतने चिड़चिड़े क्यों होते हैं? चिड़चिड़ा होना नहीं चाहिए, मैं समझता हूँ कि बिल्कुल नहीं होना चाहिए, लेकिन पुलिस वाले इंसान भी होते हैं, उनकी वर्किंग आवर्स मुश्किल हैं, उनकी वो चिड़चिड़ापन की मैं बिल्कुल उसको जस्टिफाई नहीं कर रहा। मैं समझता हूँ कि अगर एक पुलिस वाले के लिए आप उस दिन के 100वें कोई कंप्लेनेंट है, ठीक है, उस कंप्लेनेंट के लिए तो आप पहला पुलिस वाले हैं ना, उसकी आपसे मुलाकात हो रही है विद एन एक्सपेक्टेशन कि वो एक पुलिस वाले के पास गया, उसकी बात सुनी जाए, उसका मसला हल किया जाए। आपके लिए वो उस दिन का 150वां आदमी हो, ठीक है, तो उसका असर उस पर नहीं पड़ना चाहिए। बट येस, वी आर ह्यूमन बींग्स, कहीं पे स्लीप डिप्राइव्ड होंगे, कई ऐसी जगहों पे मैं आपको, अगर आप हमारे साथ एक दिन गुजारें, मेरे किसी SHO के साथ एक दिन गुजारें, आपको कई लोग ऐसे टीम्स के मिलेंगे जब कोई बड़े केसेस हुए हैं, वो 72 घंटे 1 मिनट के लिए भी नहीं सोए। कई जगहों पे ऐसे चैलेंजेस होते हैं पुलिस को, कई जगहों पे किसी के घर के इश्यूज हो सकते हैं, किसी की फैमिली ट्रबल्स हो सकती हैं, किसी का बच्चा बीमार हो सकता है, वो इधर भी काम कर रहा है, वो घर भी लुक आफ्टर कर रहा है। देयर इज़ नो जस्टिफिकेशन ऑफ बदतमीजी, बदतमीजी नहीं होनी चाहिए, चिड़चिड़ापन नहीं होना चाहिए, लोगों से इज्जत से ग्रीट कर लें, इससे अच्छी क्या बात है। और मैंने ये देखा है कि आप अगर पुलिस वाला बात इज्जत से करता है तो आगे से पब्लिक भी इज्जत से बात करती है। सेम अगर कोई बंदा गाड़ी में बैठा है, आप चेक करने लगे, शहरी ने प्यार से बात कर ली ना, अस्सलाम वालेकुम कर लिया, या एक उसका रवैया बेहतर था, तो पुलिस वाला भी उसका रवैया भी जनरली बेहतर हो जाएगा। कोई बहुत ही बुरा आदमी होगा कि जो कि किसी कोई तमीज़ से बात करे और उसके आगे से वो पड़ जाए, तो इट्स ऑलवेज टू वे। लेकिन हम ये समझते हैं कि ये यूनिफॉर्म रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत सारी देती है। हम बिल्कुल परफेक्ट सिस्टम में नहीं रहते, बट हमने कोशिश करनी चाहिए कि कहीं पे कोशिश करें अपने रवैयों को बेहतर रखें। कहीं पे मेरे लिए अगर दिन का 150वां आदमी है, उसके लिए मैं पहला पुलिस वाला हूँ। अवाम का सबसे ज़्यादा जो शिकवा होता है वो रवैया है, और दूसरा अवाम जो है वो पुलिस की इज्जत करती है या पुलिस का डर है ज़्यादा? मैं समझता हूँ ये रवैया सबसे पहली शिकायत है। करप्शन की शिकायत लोग बाद में करते हैं, बदतमीज़ी की पहले करते हैं। कहीं मैं मस्जिद में खुली कचहरी में गया, वहाँ पे भी बात हुई थी, तो रवैया बहुत बुरा है, बात बड़ी बदतमीज़ी से करते हैं, सवाल बड़े अजीब पूछते हैं। प्यार से भी बात कर सकते हैं, तमीज़ से भी, इज्जत से भी बात कर सकते हैं। ये वो चीज़ है जिससे पहला इंटरेक्शन है ना, काम हुआ नहीं हुआ, आपका पर्चा होना है, आपका पर्चा नहीं होना है, आपके साथ क्या चीज़ हुई, वो तो एक अलग बात है। अच्छा, अगर एक शहरी के कहने पर, उसकी शिकायत पर अगर किसी पुलिस वाले को डिसमिस कर दिया जाता है, तो बाद में वो जो पुलिस वाला है जो कि डिसमिस हो गया, वो नुकसान नहीं पहुंचाएगा उस शहरी को? उसको कैसे तहफ़्फ़ुज़ देंगे? जब शहरी आया, शहरी ने मुझे अप्रोच किया, उसने कहा कि आपके पुलिस ने ये किया, उसके बाद फिर हमारे उस थाने का SHO, उस जगह के जो ऑफिसर है, SP है, वी मेक श्योर कि इस तरह की कोई चीज़ ना। और फिर पुलिस वाला और वो जो पावर है सारी, वो तब तक होती है जब ये वर्दी होती है। जब वो डिसमिस हो गया तो फिर वो एक आम आदमी है, और जब वो डिसमिस हो गया तो उसका अपने महकमे से भी एक डिस्टेंस तो आ गया ना। भले वो 1 साल डिसमिस रहे, उसके बाद अदालत से जाके बहाल हो जाए, भले वो 2 साल बाद
किसी ना किसी तरीके से पीएचटी से या कहीं से वो वापस आ जाए, लेकिन वो वाला जो टाइम होता है उसकी ज़रूरत इतनी नहीं होती कि वो ये काम करे। और ये डिपेंड करता है ऑफिसर्स के ऊपर, ये डिपेंड करता है आपके अकाउंटेबिलिटी के फेयरनेस के ऊपर। अगर आपने केस अच्छा बनाया, इंक्वायरी की, हमने गलत सजाएं भी नहीं देनी किसी को। सिर्फ सुन के कि ये बात लोग कह रहे हैं और पुलिस वाले होंगे ऐसे, वो स्टीरियोटाइप्स जो पुलिस के साथ हैं, हमने उसका भी नहीं चलना। लेकिन जहाँ प्रूव हो रहा है वहाँ पे सख्त सजाएं हैं, और वहाँ पे हम लोगों को ये कॉन्फिडेंस भी देते हैं कि अगर आपको कहीं से कोई रिक्वेस्ट मोड में, धमकी मोड में, किसी भी तरीके से कोई आपको आके बात कर रहा है कि जी राजीनामा कर लो, या कोई धमकी दे रहा है कि वो देख लेंगे ये वो, तो आपने फ़ौरन रिपोर्ट करना है। उसका एक और पर्चा दूंगा उसके ऊपर कि क्यों धमकी दी गई, उसका इलाज करेंगे। तो हमने अपने शहरियों के साथ खड़े होना है, खासकर उन शहरियों के साथ जो हु स्पीक अप, जो बताते हैं, जो बहादुर हैं, जो आके कहते हैं कि गलती हो रही है, इसको ठीक करके दें। अच्छा, कोई इंपॉर्टेंट केस होता है, हाई प्रोफाइल केस है, तो आप गाइड करते हैं? अगर हम देखें कोई ब्लाइंड मर्डर हुआ है तो उसकी इन्वेस्टिगेशन कैसे होगी, ट्रेस कैसे होगा वो? ब्लाइंड मर्डर कहते किसको हैं? मर्डर्स, एक कत्ल हो गया, आमतौर पे पता होता है कि इसकी फलां के साथ दुश्मनी थी, ये दो पार्टीज हैं जो नोन होती हैं। अब ब्लाइंड मर्डर वो केस है जिसमें आपको बिल्कुल नहीं पता कि किसने मारा होगा। लोग ब्लैंक होते हैं कि दुश्मनी भी कोई नहीं है, इसका कोई ऐसा तनाज़ा भी किसी के साथ, ना पैसों का लेन देन है, ना कोई प्रॉपर्टी की कोई ऐसी चीज़ है, ना ज़मीन का मामला है, ना कोई और कोई रिश्ते की लड़ाई है, कोई इस तरह का मसला। जो हमारे ज़र ज़मीन वाले सारे मसाइल हैं वो समझ ही नहीं आ रहे कहीं पे, और आप बिल्कुल ब्लैंक खड़े होते हैं कि आपको कातिल नहीं पता। वो जो ब्लाइंड मर्डर है, इंटरेस्टिंग भी बड़े होते हैं, बहुत सारी चीज़ें फिर आपको आहिस्ता आहिस्ता पता लगती हैं। आप स्टार्ट कर लेते हैं, क्राइम सीन सबसे पहले बोलता है, क्राइम सीन बताता है कि यहाँ पे क्या हुआ था। और ये जो पुलिस का एक्सपीरियंस है ऐसा कि केसेस डील करके, हमारे तफ्तीशियों का, हमारे जो इन्वेस्टिगेशन विंग है उनका, हमारे जो ऑपरेशंस के एसएचओज हैं और जो ऑफिसर्स हैं उनका, वो क्राइम सीन देखते ही बता देते हैं। और कई दफ़ा ऐसा होता है कि बहुत सारे ऑफिसर्स, बहुत सारे जो एक्सपीरियंस्ड ऑफिसर्स हैं वो बता देते हैं कि ये काम, ये जो मर्डर है, इसमें जो ये रिपोर्ट कर रहा है, जो मुद्दई है, इसी ने किया, ठीक है, या ये इस तरह का चीज़ हो सकती है, वो क्राइम सीन बता रहा होता है। इंटरेस्टिंग केसेस होते हैं, मेहनत बहुत सारी होती है, सीसीटीवी फुटेजेस हैं, फिंगरप्रिंट्स लेने हैं, बहुत सारा मटेरियल कलेक्ट करना है। पीएफएसए हमारे पास, अल्हम्दुलिल्लाह पीएफएसए की बहुत बड़ी सपोर्ट है, एक साइंटिफिक चीज़ है ना, वहाँ से एविडेंस कलेक्ट होता है, वो कहीं ना कहीं कनेक्ट हो जाता है। जियो फेंसिंग है, वहाँ पे कौन कौन से मोबाइल एक्टिव थे, तो ये सारी चीज़ों का एक मिक्स होता है। कोई एक पॉलिसी में आपको नहीं बता सकते, पूरी रेसिपी है। एक ही केस में ये सारी भी इस्तेमाल हो सकती हैं, और एक ही केस इनमें से कोई एक तो इस्तेमाल करके भी क्रैक हो जाता है। और फिर जब हम पहुंचते हैं कि अच्छा ये मर्डर इसने किया था, यूं किया था, ये रीज़न थी, वो सारी चीज़ निकल आती है। और मैं ये समझता हूँ मर्डर कोई भी नहीं छुपता, खून बोलता है। इसमें जो एफर्ट है वो ज़्यादा पुलिस वालों की है या मुद्दई की है, कि मुद्दई ने पुश करना है कि उसके केस को जो है वो अंजाम तक पहुंचाया जाए? सर, मर्डर का केस आप यकीन नहीं करेंगे कि उसका फॉलोअप कितना होता है। और मर्डर के केस के मुलजिम पकड़ने तक, और अगर एक केस में 4 मुलजिम है मिसाल के तौर पे, और 3 आपने पकड़ लिए हैं, तो जो आखिरी नहीं पकड़ा उसको पकड़ने का भी प्रेशर सीनियर कमांड से भी होता है। हमारे ऑफिसेज में इसकी बाकायदा मीटिंग्स होती हैं, बिकॉज एवरी मर्डर केस में पोटेंशियल ये है कि एक और होगा। अगर आपने मुलजिम नहीं पकड़ा, एक और होगा। अगर आपके किसी 2 मुलजिम हैं, एक नहीं पकड़ा गया, इश्तिहारी हो गया, तो एक और मर्डर हो सकता है, उनकी फैमिली में कोई और मर्डर हो सकता है। तो मर्डर केसेस को बहुत तरीके से लेके चलना होता है। तो ये इसके अंदर कोशिश है, हम ये करते हैं कि जो भी मुलजिमान हैं वो पकड़ने हैं। सीसीपी ऑफिस से पूछा जाता है, एक एक मर्डर केस के लिए पूछा जाता है, फिर रिमेनिंग मुलजिमान के लिए पूछा जाता है कि जी अच्छा ये 3 तो पकड़ लिए, वो जो बाकी हैं वो क्यों नहीं पकड़े। उनकी मीटिंग्स होती हैं, हम उन मुद्दइयों से मिलते हैं, जी आपका मुलजिम मुल्क से बाहर चला गया था, अब वो वापस आने वाला है, या हमने रेड वारंट उसके लिए जारी करवाए थे, अब उसकी इंटीमेशन आई है फलां मुल्क से कि वो डिपोर्ट हो रहा है। तो हर एक मर्डर केस का फॉलोअप, लिमिटेड नंबर होता है ना मर्डर केस, कोई हज़ारों में तो है नहीं। हाँ, जहाँ पे हो सकता है जितना इसके ऊपर फोकस करते हैं उतना शायद किसी मोटरसाइकिल चोरी के केस के ऊपर या कोई मोबाइल गुम हो जाने वाले केस के ऊपर उतना ज़्यादा फोकस ना हो। येस, दे आर इम्पॉर्टेंट, उनकी तफ्तीश हो रही है, उनकी चलानिंग हुई है, नज़र उस पर भी होती है, लेकिन इन पे फोकस ज़्यादा होता है। अच्छा, एक मुलजिम जो जेल चला गया किसी मर्डर केस में, और उसके बाद ज़मानत पे या सज़ा काट कर बाहर आ गया, उसके बाद कोई चेक एंड बैलेंस रखते हैं कि दोबारा किसी एक्टिविटी में मुलविस ना हो जाए? यस, होमिसाइड प्रिवेंशन यूनिट एक हमने बनाया। आमतौर पे पुलिस वालों का ख्याल होता है कि मर्डर तो होना ही होना है, मर्डर हम नहीं रोक सकते, ये एक ख्याल था। चीफ मिनिस्टर साहब आई तो उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे ये जो
एक बिल्कुल इम्प्यूनिटी के साथ लोग मर्डर्स कर रहे हैं और लोगों को पता है एक पार्टी ने दूसरा बंदा मार दिया, दूसरी पार्टी ने इनका बंदा मार दिया, और लोगों को ये पता है कि कुछ भी नहीं होगा, ना अदालतों में सजाएं होंगी, ना या बाद में राजीनामे हो जाएंगे, क्या हुआ बाहर आ जाएंगे। ये जो लोगों का फियर कम हो गया था सज़ा का और वो सारी चीज़ों का, उन्होंने कहा ये तो ठीक बात नहीं है। इनिशियली हम सबका उसके ऊपर रिस्पॉन्स ये था कि मर्डर की रेशियो तो कम हो ही नहीं सकती। जिनकी दुश्मनी है, कहीं पे आपस में कोई घरेलू डोमेस्टिक इश्यूज हैं, वहाँ पे कोई मर्डर हो गया, या कहीं पे कोई किसी और प्रॉपर्टी के ऊपर मर्डर हो गया, कोई सडन प्रोवोकेशन पे मर्डर हो गया, इसको पुलिस कैसे रोकेगी? कैसे रोका फिर? ठीक है, उसके बाद हमने बनाया एक होमिसाइड। जब हमने देखा कि सीएम का तो रिजॉल्व है और एवरी मर्डर केस जो है सीएम उसका पूछ रही है पूरे पंजाब का, जहाँ पे कोई ऐसा ब्रॉड डे लाइट के अंदर कोई मर्डर हो रहा है, कोई बंदा इस तरह की कोई चीज़ कर रहा है जिसको सोसाइटी में इनसिक्योरिटी हो रही है, और सीएम इस पे सवाल भी कर रही हैं, तो ये जवाब काफ़ी नहीं है कि नहीं हम मर्डर नहीं कंट्रोल कर सकते, मर्डर तो होना है, ये नहीं कह सकते। हमने होमिसाइड प्रिवेंशन यूनिट बनाया, हर डिवीजन के अंदर मैंने ऑफिसर्स रखे, उनके टास्किंग ये की कि जितने मर्डर केसेस हुए पहले तो ये निकालें कि क्यों हुए, कितने प्रॉपर्टी की वजह से हुए, कोई जायदाद का तनाज़ा है, कब्जे का मसला है, कोई ज़मीन का मसला है, उसको अगर हम ब्रॉडली डिफाइन कर, कितने ऐसे थे जो सडन प्रोवोकेशन पे हुए, लोग जा रहे हैं, लड़ाई हो गई, पिस्टल निकल आया और मार दिया और वो बात मर्डर तक पहुंच गई, कितने ख़वातीन से रिलेटेड किसी वजह से हो गए, तो उनको आइडेंटिफाई किया। फिर हमने कहा कितने किस इलाके में ट्रेंड ज़्यादा है, तो हमें पता लगा कि अब मॉल टाउन में या गुलबर्ग में मर्डर की शरह ना होने के बराबर है, लेकिन रायविंड में, काना में, शादरा में ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है? वहाँ पे ज़मीनें ज़्यादा हैं, ज़मीनों से रिलेटेड मैटर्स की वजह से ये चीज़ें हो रही हैं। ठीक है, जहाँ पे ज़मीनों के ऊपर विरासती जायदादों का मसला है, कज़न्स लड़ रहे हैं, कहीं पे किसी के प्लॉट पे कोई और काबिज़ है या करना चाहता है, इस तरह की जो चीज़ें हैं वो हमने पिछले सालों का डेटा निकाला, उनको पहले अपनी क्लैरिटी के लिए वो चीज़ें डिफ़ाइन की, फिर हमने वो सारे पुराने मर्डर केसेस निकाले। एवरी मर्डर केस इज़ अ पोटेंशियल केस कि उसके ऊपर एक और मर्डर हो। कहीं पे अटेम्प्ट टू मर्डर हुआ, फायर मारा, नहीं लगा, बंदा बच गया, 324 का पर्चा हुआ, ठीक है, उसमें भी पोटेंशियल है कि दूसरा बंदा उसका बदला लेगा। कोई जेल से बाहर आ रहा है, वो आके वो कहेगा अब तो मैं सज़ा पूरी कर रहा हूँ, मैं इनका नुकसान कर दूँ, उसमें भी पोटेंशियल है। कहीं पे बंदा पकड़ा ही नहीं गया। और कुछ केसेस ऐसे देखे हैं कि जेल के अंदर बंदा है और जेल में बैठे बैठे जो गैंग्स, हमने सुना भी है, देखे भी हैं केसेस कि जेल से गैंग्स ऑपरेट होते हैं और बाहर वारदात हो जाती है। कोई ऐसे केसेस मिले? ऐसे केसेस अक्सर अजला में होते हैं। जेलें अनफॉर्चुनेटली हमारा वो करेक्शनल सेंटर नहीं रही कि जहाँ पे वो आप जाएंगे और वो वहाँ से निकल के आएंगे तो आप एक अच्छे इंसान बने होंगे। जेल के अंदर जिस तरह के लोग मौजूद होते हैं उनमें ज़्यादा चांस इस बात का है कि वो अपग्रेड होके बाहर निकले। ठीक है, वो करेक्शनल फैसिलिटी नहीं है अनफॉर्चुनेटली। तो ये वाली चीज़ें, तो हमने वो जो होमिसाइड प्रिवेंशन यूनिट बनाया उसका फ़ायदा ये हुआ कि हमने इस तरह के तमाम केसेस पढ़े, देखे, समझे और उन पार्टीज़ को कांटेक्ट किया और उनकी सुलह कराई, उनको कहीं पे श्योरिटीज़ ली, कहीं बाउंड किया। ये वजह है कि हमारे वो वाले केसेस जिनमें सालों की दुश्मनियाँ थीं वो आराम से बैठे, बात की, उनको बाउंड भी किया। ईदों के ऊपर ऐसी चीज़ें होती हैं, ऐसे त्योहारों के ऊपर लोग कब्रिस्तानों में जाते हैं, वहाँ मर्डर्स हो जाते हैं। उन सारे पोटेंशियल केसेस को देख के पढ़ना शुरू कर दिया, उसका रिजल्ट आना शुरू हुआ है। ये 25 से 30% इन 5-6 महीनों में हमने देखा है ड्रॉप। आगे भी मज़ीद भी होगा इंशाल्लाह, और इसको और स्ट्रेंथन करेंगे, इसमें ऑफिसर्स और डालेंगे, इसमें जो इंटरेस्ट जो अभी मेरे ऑफिसर्स ले रहे हैं इसका रिज़ल्ट आना शुरू हो गया। इसके अंदर क्वालिटी हम मज़ीद बेहतर कर सकते हैं। तो मर्डर वो चीज़ है कि इसके ऊपर भी अगर हम चाहें और कोशिश करें जेन्युइनली, असले की रोकथाम कर सकते हैं, नाजायज़ असले पे पर्चे दे सकते हैं कि इतना फ्री फ्लो माशरे में असले का ना हो, नाजायज़ असले का ना हो। कहीं से भी आप ऑनलाइन कहें और आपके पास असला पहुंच जाए किसी भी शहर में। आता कहाँ से? बहुत सारी जगहों से आता है। हो सकता है आपको लाहौर में भी मिलता हो, लेकिन देयर आर ऑनलाइन स्टोर्स, साइबर स्पेस पे आपको बहुत सारी जगहें, बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिलेंगी जहाँ पे आप वो बुक कराएंगे इजी पैसा पे या इस तरह के किसी प्लेटफॉर्म से पैसे भेजेंगे और आपको यहाँ डिलीवरी भी हो जाएगी। उन सब ये वो चैलेंजेस हैं जो पुलिस को हैं। ये सिर्फ असले में नहीं है, ये मंशियात में भी हैं, ये और कॉन्ट्राबैंड आइटम्स में भी हैं। वो जो हमारा इस वक्त जो क्राइम का ट्रेंड है ना, जो वो आपको ये बता रहा है कि आपका गन क्राइम तो नीचे जा रहा है, ठीक है, साइबर क्राइम आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू हो गया। आपका जो क्राइम है रिलेटेड टू जो ऑनलाइन स्पेस पे हो रहा है या उसकी वजह से फैसिलिटेट हो रहा है, या जैसे वो आजकल
टिकटॉक का ज़माना है, तो उसके ऊपर जो चीज़ें चल रही हैं, तो वो गन क्राइम और वायलेंट क्राइम नीचे जा रहा है, लेकिन एक नई चीज़ शुरू हो रही है, तो इसको भी यहाँ पे पकड़ने की ज़रूरत है, रेगुलेट करने की ज़रूरत है। टिकटॉक लाइव के ऊपर हम देख रहे हैं रिसेंटली रजब भट्ट हो गया, शहजाद भट्टी हो गया, इनकी आपस में लड़ाई हुई, शहजाद भट्टी की तरफ से फायरिंग करवा दी गई रजब भट्ट के घर। अब ये ऑनलाइन लड़ाई हुई जो फिजिकल में तब्दील हो गई, इसमें आपका डिपार्टमेंट जो है उसका क्या एक्शन होगा और इसको किस तरह से रोकेंगे? ये जैसे मैंने आपको बताया, ये सारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और ये दिस इज़ बेसिकली, अब टिकटॉक इज़ द न्यू टीवी। ठीक है, बहुत सारे लोग शायद टीवी ना देखते हों, लेकिन आपको अपडेट्स इंस्टा पे, फेसबुक पे, ख़बरों की जो चैनल्स ने सब ने अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म्स बना लिए, वहाँ पे मिल जाती हैं। अब जब आपने टीवी के सामने नहीं बैठना, आपको हर चीज़ इस पे नज़र आ रही है, तो ये चीज़ें तो फ़र्क पड़ी माशरे में, ठीक है, लेकिन इवॉल्व हो रही हैं चीज़ें। अब टिकटॉक के ऊपर बहुत सारी चीज़ें, और ये जो आपने देखा इस तरह की गुफ्तगू हो रही है, इसके लिए उस तरह से उस स्पीडीली रूल्स एंड रेगुलेशन शायद नहीं बने थे। अब NCCIA बन गया, उनके पास चली गई ये चीज़, साइबर पे होने वाली हर ऐसी हरकत, लेकिन मैं भी उससे साइड पे नहीं रह सकता, क्योंकि वहाँ पे होने वाली चीज़ फिजिकल फॉर्म में, फिर मेरे पास भी क्राइम है। तो जहाँ ऐसी चीज़ें होती हैं, हम कोशिश करते हैं कि उसको बिफोर टाइम उसके ऊपर कार्रवाई भी करें, बिफोर टाइम उस पर एक्शन भी लें। अब ये एक नया ट्रेंड जो आजकल ऑनलाइन धमकियाँ और लेटर ऑन को इस तरह की चीज़ का हुआ, आपने उसका देख लिया, हमने बंदे भी पकड़ लिए। इसमें अल्हम्दुलिल्लाह CCD ने भी बड़ी अच्छी कार्रवाई की, ऑपरेशंस पुलिस ने भी इसके साथ मिलकर बंदे अरेस्ट करवाए, सारा कुछ हुआ, उसके बाद ब्रेक लगी। तो इसी तरह ये जो नए नए इवॉल्विंग ट्रेंड्स होते हैं, इनके ऊपर इदारे भी उनके पीछे पीछे उसी तरह कोशिश करते हैं कि हम उस पर, उसको गलत चीज़ है तो उसको ज़रूर स्टॉप करें। अच्छा, एक यूट्यूबर है या इन्फ्लुएंसर है, उसका इन्फ्लुएंस है सोसाइटी में, अब उस पर एक FIR होती है, 2 होती है, 3 होती है, 4 होती है, पुलिस डील क्यों नहीं करती? या पुलिस डील करती है लेकिन वो जो FIR है वो रुक नहीं रही, उसमें इजाफा हो रहा है। देखिए, जो फेम है या ये शोहरत है, ये रिकग्निशन है, लोग आपको पहचानते हैं, वो जो आपको पैसे आ रहे हैं, मोनेटाइज्ड अकाउंट्स हैं, उसके लिए अक्सर लोग किसी भी हद तक चल जाते हैं जब उन्हें पता है कि बहुत सारे पैसे आ रहे हैं। और बहुत सारे ऐसे लोगों से जिनसे मेरी ज़ाती तौर पे भी मुलाकात हुई, वो मैंने देखा कि दे आर पीपल, उनका एक्सपोजर प्रैक्टिकल लाइफ का इतना नहीं है। अचानक से अल्लाह ताला ने फेम भी दे दी, रिकग्निशन भी दे दी, उनको वो बहुत सारी चीज़ें समझ नहीं आई एकदम, और वो बिल्कुल, आप कहते हैं आउट ऑफ प्रोपोर्शन, बहुत सारे कामों में पड़ गए, और उनको शायद इस वक्त फील नहीं होता कि ये जो मेरे ऊपर 4 पर्चे हैं, ये लेटर ऑन मुझे ज़िंदगी में क्या हर्ट करेंगे। ठीक है, मेरे पास अगर एक बंदा आता है, हम उसको कोई आम घर में कोई ड्राइवर रखना है आपने, और जब आप उसका कैरेक्टर सर्टिफिकेट निकलवा लें और चेक कर लें कि इसके अगर उसके ऊपर अटेम्प्ट टू मर्डर का केस हो, आप उसे रखना चाहेंगे? कभी भी नहीं। सेक्सुअल असॉल्ट का केस हो, आप रखेंगे? अगर उसके ऊपर 3-4 चोरियों के केस हो, आप रखेंगे? ठीक है, नहीं रखेंगे ना। आप एकदम इम्प्रेशन लेंगे कि ये बंदा ठीक नहीं है। ये लेटर ऑन लोगों को समझ आनी है, टिकटॉकर्स को समझ आनी है कि ये पर्चे इनको हर्ट करने हैं, ये बदमाशों की लिस्टें कैसे बनती हैं। ये जो आपके वो लोग होते हैं टारगेटेड ऑफेंडर, जो जिनको हम कहते हैं कि जिनका हमें पता है कि ये बदमाशी से बाज नहीं आ रहे, उन लिस्टों में नाम आ जाने इनके, उसके बाद इन्होंने तंग होना। अभी वो नए ऑर्डिनेंसेस आ रहे हैं, उसको टाइट किया जा रहा है चीज़ों को, और इनको लग पता जाएगा कि इनके साथ होना क्या है आगे, अगर ये अभी बाज नहीं आते। ये मुल्क से फरार कैसे हो जाते हैं? इन पर कोई नई FIR हुई है, उससे पहले ये निकल गए? नहीं, FIR होना और मुल्क से बाहर जाना है दो अलग अलग चीज़ें हैं। कोई ऐसी FIR जिसके अंदर आप किसी बंदे को ECL में या PNIL में नाम डलवा के आपने बाहर करना है कि ये ना जाए, तो फिर तो पुलिस उसके ऊपर पहले काम करती है। इफ़ देर आर थिंग्स, अब ये जो FIA वाली कार्रवाई थी जिसका आप रेफ़र कर रहे हैं, उसके अंदर अगर इदारे रोकना चाहें किसी को तो बिल्कुल रोक सकते हैं, और मुल्क से बाहर फरार हुए तो आना तो उन्होंने इसी मुल्क में, वापस फॉरएवर तो नहीं रहेंगे, जब भी आएंगे पकड़े जाएंगे। अगर वो चले भी गए हैं तो हमारे बहुत सारे मुल्कों से वो ट्रीटीज़ भी हैं एक्सट्रेडिशन के, हम वापस भी मंगवा सकते हैं। ठीक है, और अगर कोई ऐसा क्राइम नहीं है जिसमें फौरी तौर पे आपको किसी की रिक्वायरमेंट है, तो उसके अंदर हम वो प्रोसेस इन्वेस्टिगेशन ने या FIA ने उस वक्त मुकम्मल नहीं किया। उसका ये मतलब नहीं कि कोई इम्प्यूनिटी हासिल है, उसका मतलब ये है जब रिक्वायर्ड होगा इट्स एज ईजी, जिस वक्त बुलाना होगा। ये जो रेड वारंट जारी किया जाता है किन केसेस में होता है? हीनियस केसेस में होता है, मर्डर में होगा, रेप में होगा, और इस तरह के जो बड़े केसेस हैं जिसमें आपने किसी को आपको पता है कि मुलजिम चला गया या जा सकता है, वहाँ पे हम फौरी तौर पे पहले तो नाम डलवा देते हैं ताकि वो जा ना सके। अगर जा चुका है और उन मुल्कों के साथ हमारा वो ट्रीटी है,
तो हम वहाँ से बड़ी आसानी से मंगवाते हैं हर रोज़। ये पिछले 2 सालों में आइज साहब ने ख़ास तौर पे इस पे फोकस रखा हुआ है कि जितने वो लोग हमें ये कहा गया कि उन लोगों को कांटेक्ट करें, उन जो ख़वातीन हैं या वो मुद्दई हैं केसेस के, वो बुज़ुर्ग हैं जिनका किसी का जवान बेटा मारा गया, किसी का घर का कोई फ़र्द मारा गया, हुएवर इट इज़, उनसे रब्ता करें, उन्हें बताएं कि बुलाएं पुराने केसेस वाले, जी आपका मुल्ज़िम मुल्क से बाहर है, हम कोशिश कर रहे हैं, उनको तसल्ली दें, उनके लिए काम करें, उनकी दुआएं लें। तो ये पिछले 2 साल से आपने देखा है कि इसके अंदर भी बेहतरी आई है। हर रोज़ आपको खबर आती है कोई ना कोई मुल्ज़िम बाहर से पहुंचा, एयरपोर्ट पे गिरफ्तार हुआ, तो वो हम काम कर रहे हैं उसके ऊपर। तो बाहर चले जाना वो कोई इतनी बड़ी कामयाबी नहीं, अगर वो कानून को रिक्वायर्ड है वो 1 मिनट में वापस भी आ सकता है, उसको बुला भी सकते हैं और उसके साथ जो एज़ पर लॉ चीज़ें हैं वो हो सकती हैं। अगर मिसाल के तौर पे लाहौर के अंदर एक क्राइम हुआ है और मुलजिम जो है वो दुबई चला गया, तो वहाँ पर जो एजेंसी है वो कोऑपरेट करती है पुलिस के साथ? बिल्कुल करती है, हमारी ट्रीटीज़ है ना, बहुत सारे मुल्कों से हैं वहाँ पे, बिल्कुल उनको आपने बताना है। और इसी तरह वो ये होता है कि उनका कोई बंदा आया तो हमने देना होता है, तो वो हमारा इंटरपोल के थ्रू उनके साथ कोऑर्डिनेशन होता है और हम दोनों ममालिक एक दूसरे को फैसिलिटेट करते हैं। वहाँ से भी ये कोऑपरेशन की कमी नहीं होती, क्योंकि बीच में इसको इंटरपोल भी, हमारे इदारे भी, FIA वाले भी इसमें हमें फैसिलिटेट करते हैं। तो हमारे लिए सिर्फ उनको बताना होता है, आगे सारा काम ऑटो पे हो जाता है। आपके एक्सपीरियंस में ज़्यादा क्राइम कौन करता है, मर्द या औरत? मर्द ज़्यादा करते हैं, लेकिन आजकल बहुत सारे वो क्राइम जो हम सोच भी नहीं सकते थे कि ख़वातीन करती होंगी, उसमें भी ख़वातीन आ रही हैं। हमने ये सुना था कि वारदात होगी, मोटरसाइकिल पे 2 लड़के आएंगे और वो कोई क्राइम करेंगे, और वो 99% वही होते हैं, ठीक है। लेकिन हमने उसके अंदर ये देखा कि उसमें ओल्ड एज के मर्द भी शामिल हो गए, उनमें 60-62 साल का आदमी भी अगर क्राइम कर रहा है, उसमें ख़वातीन भी शामिल हो गई। ख़वातीन ऐसे भी शामिल हो गई कि वो बाइक पे अपने वो जो क्रिमिनल है उसके साथ पीछे बैठ के जा रहे हैं और दोनों मिलके वारदात कर रहे हैं, ठीक है। और वो कवर है कि ये फैमिली है, वो शायद इतने सस्पिशियस भी ना लगें। वो ख़वातीन ऐसे भी शामिल हो गई कि वो ख़वातीन के ग्रुप्स हैं, घरों में काम करने के हवाले से गई और वहाँ पे थोड़ी सी रेपो डेवलप की और उसके बाद वहाँ वारदात कर दी। गन पॉइंट पे भी ख़वातीन ने वारदात की हुई है। तो अब ऐसा ऐसा मेरे ख्याल में ख़वातीन इस शोबे में भी थोड़ा सा ऐड हो रही हैं, लेकिन जनरली अगर उसमें जेंडर के हिसाब से देखें तो ये ज़्यादा जो हमारे पास तादाद है वो मर्दों की। अच्छा, किसी का कत्ल करना बड़ी हिम्मत का काम है, किसी की जान लेना। कोई इस तरह केस देखे कि गन के साथ किसी ने शूट किया हो किसी फीमेल ने? बहुत सारी आप अपनी जेल चले जाएं, आपको ख़वातीन के वार्ड में बहुत सारी ऐसी ख़वातीन मिलेंगी जिन्होंने मर्डर किया हुआ। देखिए, मर्डर एक बड़ा वो हीनियस क्राइम भी है, लेकिन वो उसके पीछे जो चीज़ें हैं ना वो समझने की ज़रूरत है। वो आंसर है इस चीज़ का, किसी खातून ने किसका मर्डर किया, वो मल्टीपल रीजंस हो सकती हैं। कोई भी एक सिनेरियो उसके अंदर इमेजिन करना, किसी ने अपने शौहर को मार दिया, क्यों मारा हो सकता है, ठीक है। वो समझने की ज़रूरत है। तो क्राइम का पोटेंशियल जेंडर बेस्ड नहीं, वो आपका वो उसके पीछे जो मोटिव है वो इम्पोर्टेंट होता है। अच्छा, ज़्यादातर जो आपने देखे हैं ये प्लान्ड होते हैं या मौके पर गुस्से के अंदर कत्ल हो जाता है, या इस तरह की? प्लानिंग से भी होते हैं, प्लान और सडन प्रोवोकेशन भी होती है। प्लानिंग से ये पुरानी दुश्मनियों वाले प्लान होते हैं, जहाँ पे आपको पता है ये फ़लाँ मुल्ज़िम है, जेल से फ़लाँ डेट को निकलेगा, ये अदालत की पेशी पे फ़लाँ लोग जाएंगे, ये प्लान होते हैं। ये कोर्ट में पेश होगा, ये फ़लाँ होगा, ये प्लान भी हैं। कहीं पे आपकी इंस्टेंट लड़ाई हुई, असला निकल आया, फायर लग गया, तो दोनों तरह की चीज़ें। जो यंग जनरेशन है कैसे कैसे क्राइम्स वो कर रहे हैं? जो हमारा एक प्रोफाइल है ना रॉबरी का, वो उसके अंदर हमारी यंग लॉट्स आता है। यहाँ पे हमने एक बच्चों के ग्रुप्स ऐसे देखे, 9 साल, 10 साल, 11 साल और 12 साल के बच्चे एक्सपर्ट मोटरसाइकिल चोर हैं। अब 9 साल का बच्चा मोटरसाइकिल चुराता है, वो ले जाता है, वो किसी को पहुंचाता है। उस 9 साल के बच्चे को तो आप समझते होंगे बाइक चलाना नहीं आता, उसको चुराना भी आता है, ठीक है। इसी तरह इसके अंदर वो जो हम देखते हैं आमतौर पे जो रॉबरी वाले हमारे मुल्ज़िमान पकड़े जाते हैं, वो एज ब्रैकेट है उसका कि वो 20 से लेके 18-20 साल से लेके वो 30-35 तक बड़ा नंबर जो है वो इस एज ग्रुप का होता है। तो फिर नेचुरली इसी तरह के लोगों को वो उस प्रोफाइल के अंदर हम कोशिश ये करते हैं कि अगर कोई ओल्ड एज वाला बंदा है, कोई 50 साल से ज़्यादा का बंदा है, बाइक पे जा रहा है या कोई फैमिली जा रही है, तो उसके साथ आपका वो डिफरेंट होता है। जब पुलिस वाला उसको अपनी नज़र से देखता है, वो जो सस्पिशन वो है वो उस पर कम होती है। ऐसे लोगों को हम उस आंख से ज़रूर देखते हैं कि इनको चेक कर लिया जाए।
डार्क वेब के बारे में आपने सुना है? बिल्कुल। डार्क वेब पे हमने देखा है हिटमैन हायर हो जाते हैं दुनिया में, पाकिस्तान में या लाहौर में इस तरह का कोई इंसिडेंट देखा है? सुनने में आता था कि लाहौर में कुछ ऐसे थानों के इलाके हैं, मिसी शाह है, फलां फलां, वो जो शहर के कुछ हैं जहाँ से आपको शूटर्स किराए पे मिलते हैं। ये आज से कई साल पहले की बात है। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा, हाँ, कोई वन ऑड इंसिडेंट ऐसा हो भी सकता है, लेकिन वो उस तरह खुलेआम अब ये चीज़ें, लाहौर में बदमाशी बिल्कुल नहीं चलती। ठीक है, लाहौर में वो कल्चर को, उस कल्चर के ख़िलाफ़, उस बदमाशी के कल्चर के ख़िलाफ़, कब्ज़े के कल्चर के ख़िलाफ़, और वो जो पॉम्प एंड शो का कल्चर है फजूल का, उन सब के ख़िलाफ़ हमने लड़ाई की है, जहाद किया उसके ऊपर। और आप देखेंगे कि ये जहाँ मर्डर कम हो रहे हैं, क्राइम कम हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें, वहाँ पे जनरली ओवरऑल एक फील गुड फैक्टर भी तो आ रहा है ना लाहौर में। लोगों को ये भी तो फील हो रहा है कि चीज़ें बेहतर हो गई। तो वो जो शूटर्स वाला कॉन्सेप्ट है या गैंग वॉर वाला कॉन्सेप्ट है, वो अब इंशाल्लाह लाहौर में होगा भी नहीं। अच्छा, आप पर इल्ज़ाम लगता है कि पुलिस मुकाबले आपके टाइम पे बहुत सारे होंगे। पुलिस मुकाबला होता कैसे है? पुलिस मुकाबला आप किसको कहते हैं? मैं इसको पुलिस मुकाबला कहता हूँ कि हमने एक नाका लगाया हुआ, या हम कहीं पे, मेरे कोई पुलिस के कांस्टेबल्स, कोई अफसर खड़े हैं, या किसी जगह क्रिमिनल के पीछे जा रहे हैं, कोई पीओ है, कोई इश्तिहारी है, या हमें पता कि इसने डकैती की है या कोई चीज़ की है, हम वहाँ पे घर के बाहर पहुँचते हैं और अंदर से पुलिस पे फायरिंग आ जाती है। तो क्या करें वहाँ पे? छुप जाएं, भाग जाएं, वापस चले जाएं? नहीं जा सकते। अगर आपके ऊपर फायर आया, आपने फायर करना है। ये है एक्टिव पुलिस एंगेजमेंट या पुलिस एनकाउंटर, जहाँ पे आपका किसी क्रिमिनल के साथ आमना सामना हो गया। तो अगर आपके ऊपर गोली आई है तो फिर दूसरी तरफ गोलियां जाएंगी, फिर सिर्फ गोली नहीं जाएगी। ठीक है, फायर करेंगे, फायर आएंगे। तो ये पुलिस एनकाउंटर है, इसको मैं पुलिस एनकाउंटर समझता हूँ। ये हम बिल्कुल, जहाँ पे शुरू में पिछले साल बहुत सारे थे, बहुत सारी एक्टिव पुलिस एंगेजमेंट थी हमारी। डॉल्फिन के बहुत सारे लोगों को गोलियां लगी, जख्मी भी हुए, शहीद भी होते हैं पुलिस वाले। तो इसको, जिसको आप पुलिस एनकाउंटर कहते हैं, इसके साथ बड़ी नेगेटिव जो चीज़ें लगी हुई हैं वो ये है कि कुछ स्टेज्ड है, प्लान्ड है, कोई ऐसी चीज़ है, वो चीज़ें ना हो। तो वो मेरे ख्याल में आजकल वो ज़माना ही नहीं है कि जहाँ पे ये चीज़ें चलें। अच्छा, इस टाइम पे ना सीसीडी बनी है। एज अ पुलिस ऑफिसर अगर आपकी राय मैं लूँ, लोगों में इम्प्रेशन बहुत अच्छा है, जो इस टाइम पे कातिल है, डकैत है, उनको जहन्नुम वासिल किया जा रहा है। लेकिन फिर एक चीज़ ये भी इल्ज़ाम लगता है कि मुलजिम को लेकर गए रिकवरी के लिए, साथियों की फायरिंग से मारा गया। हर दूसरी एफआईआर ये होती है। अच्छा, सीसीडी का मैं आपको बताऊं, यस, मुझे सीसीडी का ज़ाती तौर पे मुझे बड़ा फ़ायदा हुआ। जहां हम क्राइम हमारा कम हो रहा था, पिछले साल से वो जो डिक्लाइन चल रहा था, एकदम बड़ा डिप उसमें और आ गया। डेटरेंस है सीसीडी की, लोगों को पता लग गया कि गवर्नमेंट इज़ वेरी सीरियस अबाउट इट, कि ये लाहौर को, पंजाब को क्राइम फ्री करना है। वो जो क्रिमिनल्स इम्प्यूनिटी के साथ फिर रहे हैं कि जी कुछ नहीं होगा, वो तमाशा अब नहीं चलेगा। तो सीसीडी बनाई गई, सीसीडी को उसी हार्ड कोर क्रिमिनल को टारगेट करने के लिए बनाया गया, बहुत अच्छा हुआ। उसकी डेटरेंस से लाहौर के क्राइम में भी, देर आर डेज के लाहौर में एक रॉबरी भी नहीं होती। 2 करोड़ का शहर है, एंड देर आर डेज कि एक वारदात भी कोई रॉबरी की, गन पॉइंट की नहीं होती। ठीक है, तो ऐसे दिन भी आते हैं। 28 जून भी एक ऐसा दिन था, इसी तरह 3 जुलाई भी ऐसा दिन था। मल्टीपल दिनों में, कहीं 1, 2, 3, एक भी नहीं, हम ऐसे दिनों में चल रहे हैं अब इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह। वो सीसीडी का एक वो डेटरेंस तो है, ठीक है, उसका प्रेशर है। हाँ, इसके अंदर कोई भी इदारा जो नेक नीति से बनाया गया, वो उसके अंदर हम बंदे ही काम कर रहे हैं ना। ये आईजी की कमांड में एक, और अंदर एक और विंग चल रहा है बेसिकली। जैसे सीसीपीओ की कमांड में ऑपरेशंस है, इन्वेस्टिगेशन है, इस तरह आई साहब का सीसीडी है, सीटीडी है, स्पेशल ब्रांच है, बाकी पुलिस है। तो उसी तरह ये भी एक आईजी साहब का, इसी पंजाब पुलिस का विंग है, इसमें हमारे ही अफसर हैं। तो इसके अंदर मैं ये समझता हूँ कि जितनी देर तक ये बेहतर काम करते रहेंगे, इसके अंदर कोई ख़राबी नहीं होगी, इसके अंदर कोई करप्शन नहीं होगी, इसके अंदर कोई मिसयूज़ ऑफ पावर नहीं आएगी, तो ये तरक्की भी करेगा, ये इसका वो जो परव्यू है एक्सपैंड भी होगा, और ये अपना काम करेंगे। फ़ायदा मुझे भी हो रहा है, और मेरे से ज़्यादा फ़ायदा इस आवाम को हो रहा है। आपने देखा है, लोगों को ये एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी तो बढ़ गई है ना लोगों की। हमने तो वो बहुत सारा मेहनत की, बहुत सारा काम किया, और हम यहाँ तक एक ट्रेडिशनल तरीके से यहाँ तक पहुँचे। ठीक है, बड़ी मेहनत के बाद। और हम 2024 जो है हमारा 23 से बहुत बेहतर था। 25 जो है वो दोनों से, 23 से और 24 से बेहतर जा रहा है। लेकिन अप्रैल एंड में और ये मई में सीसीडी के आने, ये जो 2 महीने हैं, तो मेरे क्राइम के ऊपर भी उसका इम्पैक्ट आया है। बिल्कुल, वो उसका फ़र्क पड़ा है, उसकी डेटरेंस का। हाँ, डिप आया। अच्छा, लेकिन जब हम देखते हैं कि पुलिस की ज़ेरे हिरासत एक मुलजिम वो मारा जाता है,
तो ये पुलिस का क्रेडिट है या डिसक्रेडिट है? देखें, ये सारी चीज़ें, इसमें हाई कोर्ट भी कई दफ़ा इन्वॉल्व होती है, ये सारी चीज़ों के ऊपर बात होती है। बात ये है कि ह्यूमन राइट्स की तो हम बात करते हैं, हम उस बंदे के ह्यूमन राइट की बात क्यों नहीं करते कि जो बाहर बैठा हुआ है और उसकी नज़रों के सामने उसकी खातून किसी का फैमिली का रेप हो गया, उसके ह्यूमन राइट्स नहीं? हमने उनके ह्यूमन राइट्स की भी तो बात करनी है, उसके ह्यूमन राइट्स का कौन जवाब दे? हम सिर्फ मुल्ज़मान के ह्यूमन राइट्स की बात करें, बिल्कुल वो करने चाहिए, एज़ पर लॉ में चलना चाहिए, लेकिन मैं समझता हूँ उस शौहर के या उस जो भी कोई बंदा जिसके साथ कोई इस तरह का हीनियस ये इंसिडेंट्स, बहुत शदीद, सेंसेशनल, हाई प्रोफाइल, हार्ड एंड क्रिमिनल्स जो सीसीडी डील कर रही है, हम किसी भी ऐसी सिचुएशन को रखें तो वहाँ समझता हूँ कि उनके ह्यूमन राइट्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्रिमिनल के ह्यूमन राइट की से ज़्यादा मुझे उस शख्स के ह्यूमन राइट्स की परवाह ज़्यादा है जो विक्टिम है इस सारी सिस्टम का। अच्छा, सोसाइटी में इनकाउंटर्स अगर ज़्यादा हो जाएं तो इसका क्या मतलब होता है? कन्विक्शन रेट कम है? इनकाउंटर्स ज़्यादा, इनकाउंटर्स कम, ये इसको आप कंपेयर किससे कर रहे हैं? आप अगर आप पिछले सालों का डेटा ले लें, आप 2022 देख लें, 23 देख लें, 24 देख लें, अब 25 देख लें, आप इसको कंपेयर किससे कर रहे हैं? ठीक है, इसके अंदर इनकाउंटर ज़्यादा हो गए या कम हो गए बोली ऐसी कोई बात नहीं है। हो सकता है आपको डेटा मिले तो ये वही रेशो है जो पिछली चल रही, हो सकता है कुछ कम हो, ठीक है, लेकिन अब आपको नज़र आ रहे हैं सिर्फ क्योंकि मीडिया पे बात हो रही है, क्योंकि इसको आपने देखा बहुत सारे अनऑफिशियल पेजेस ऐसे चल रहे हैं, बहुत सारे सोशल मीडिया पे ये एक टॉपिक बन गया, इसलिए इस पे बात हो रही है, इसलिए आपको नज़र आ रहे हैं, वरना इतनी बड़ी ये कोई चीज़ नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह वो अच्छा काम कर रहे हैं और वो बनाए इसीलिए गए। किडनैपिंग फॉर रैंसम है जिस तरह, रॉबरी विद मर्डर है जिस तरह, उसके ऊपर उनकी टीम्स डेडिकेटेड जब काम करेंगी तो जल्दी इंसाफ हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए उनको बनाया गया और वो बड़ा अच्छा काम करें। मैं समझता हूँ उनकी वो जो डेटरेंस क्रिएट हो रही है सोसाइटी में, उसकी वजह से फ़ायदा मुझे और लाहौर की या पंजाब की आवाम को पहुंच भी रहा है। वो हमारी 15 की कॉल में मज़ीद डिप आ गया। वो जो हम कह रहे हैं, अगर हमने कहा कि हमारी 12,200 की बजाय अब को 2,100-200 पे रॉबरी रह गई, तो इंशाल्लाह इसी पेस के साथ चले और विद सीसीडी अलॉन्ग, क्योंकि हम कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं, एक ही आईजी की ये टीम्स और विंग्स हैं, तो इसके साथ साथ आपको इंशाल्लाह ऐसे दिन भी आएंगे कि लाहौर में हम बताएंगे आपको फिगर के इक्का दुक्का या ख़त्म हो गई चीज़ें। और दुनिया में बहुत सारे मुल्क ऐसे हैं जहाँ पे जब सिस्टम आपका वर्क कर रहा होता है तो आपका क्राइम ज़ीरो होता है वहाँ पे। अच्छा, अगर कोई हीनियस क्राइम होता है तो शहरी आपके पास पहले आएगा या सीसीडी के पास डायरेक्ट जा सकता है? सबसे पहले पुलिस ने रिस्पॉन्ड करना है। थाना बेसिक यूनिट है पुलिसिंग का। थाना, इस थाने से हट के कोई भी चीज़ नहीं है, लोगों को थानों का पता है। अब हम जब उनको FIA भेजते हैं, NCCIA भेजते हैं, वो कन्फ्यूजन है। सबसे पहले पुलिस के पास आना है, एक क्राइम रिपोर्ट होता है, हमने पर्चा दे देना है। अगर लेटर ऑन वो किसी ऐसी सेंसिटिव कैटेगरी का है एंड वी नोटिफाई देम एज वेल, उनको भी पता लगता है कि कोई क्राइम हुआ एंड दे वांट टू टेक दैट इन्वेस्टिगेशन, कि हम इसको कर लेते हैं, तो वो इन्वेस्टिगेशन पूरी ले भी सकते हैं, वो हमें असिस्ट भी कर सकते हैं, वो हमसे रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं फैसिलिटेशन की कि ये बंदे के हम पीछे हैं, आप भी इसमें अपने रिसोर्सेज यूज़ करें। तो एक ही IG के नीचे ये सारे हैं, तो ये मिल के काम हो रहा है। हमारी कोशिश होती है कि पब्लिक फैसिलिटेट हो जाए। सबसे पहले मेरे SHO ने, मेरे बंदों ने, ऑपरेशन ने उधर पहुंचना है, रिस्पॉन्ड करना है और उसके मुताबिक उसका FIR भी देनी है। फिर तफ्तीश कोई भी कर ले, वहाँ पे उसको बता देते हैं। तो उनके पास नंबर ऑफ़ केसेस बड़े स्पेशलाइज्ड कम से केसेस होंगे जो उनके पास होंगे, तो उस तरह के केसेस में हम उनको रेफ़र कर सकते हैं कि आपने पर्चा दे दिया, तफ्तीश फ़लाँ जगह पे होगी, आपका IO फ़लाँ CCD का फ़लाँ बंदा है, उसके साथ कांटेक्ट कर। अच्छा, आपने बात की थाना जो है वो बुनियादी इकाई है। एक थाना, एक दिन के उसके जो अखराजात होते हैं वो कितने होते हैं? एक थाने के एक दिन के आप ये देख लें, सबसे पहले उसको 10 लीटर तो खर्चा डाल लें आप पेट्रोल का, बिल्कुल, ठीक है। 10 लीटर उसकी एक मोबाइल को मिलना है। अगर उस थाने में 2 मोबाइल्स हैं तो उसको वो 20 लीटर पेट्रोल जो डलना है। अब ये तो हो गया, ये सरकारी तौर पे मिल भी रहा है, ठीक है। बहुत सारी ऐसे अखराजात हैं थानों के जो शायद ऑफिशियली या इस टाइम में उनके जो अनफोर्सीन होते हैं, ठीक है, वो बिल्कुल होते हैं, वो अखराजात होते हैं। मैनेज कैसे होते हैं? मैनेज वो कहीं पे रिक्वेस्ट मोड पे हो जाते हैं, कहीं पे वो ऑफिसर्स को बताया जाता है कि ये हमने हमारी मोबाइल फलां जगह जानी है, पैसे दे दें, ठीक है, एक्स्ट्रा फ्यूल दे दें, वो भी होते हैं। हाँ, बीच में स्पेस भी है। मैं करप्शन को जस्टिफाई नहीं कर रहा, मैं इस सारे सिस्टम का आइडेंटिफाई कर रहा हूँ। लास्ट टाइम मैंने कहीं पे बात की थी, उसके ऊपर लोगों ने कहा कि आप ये तो खुद कह रहे हैं कि जी ये तो
मैं बात कर रहा हूँ यस, ये सिस्टम में लूप होल्स हैं, हम आइडेंटिफाई करेंगे, बीमारी को डायग्नोस करेंगे तो उसकी दवाई देंगे ना, इसके बारे में बात करने में कोई हर्ज नहीं कि ये एक चीज़ है, इसके अंदर ये इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए। मैं और आप बात करेंगे, लोग सुनेंगे, लोग बात करेंगे, तो इसके ऊपर काम भी होगा। तो इस वजह से ये वाली बात करना, इसके बाद आप, एक एग्जाम्पल है, एक केस हो गया हाई प्रोफाइल, कोई रॉबरी हो गई या कोई ऐसा रेप का केस है या जिसमें मुल्जिमान है, हमने वो, मैंने पहले भी शायद ये एग्जांपल दी हो, मैंने भी बड़ा प्रेशर डाला एसएचओ पे, एक एक पॉइंट उसका फॉलो किया, एसपी ने भी उसको फॉलो किया, सीसीपीओ साहब भी पूछ रहे हैं, एसएचओ को कहते हैं कि वो जाओ जी फलां डिस्ट्रिक्ट के अंदर वो आपका मुल्जिमान छुपे हुए लेके आओ। एसएचओ जाता है, मोबाइल साथ लेके शायद ना जा सके कि पीछे 15 की कॉल होगी तो कौन रिस्पॉन्ड करेगा, ठीक है, उसकी मोबाइल तो थाने की एक या दो हैं, वो दोनों मोबाइल जिस थाने में दो हैं वो बड़े थाने हैं, उनमें ज़्यादा क्राइम है, उसमें ज़्यादा 15 की कॉल्स हैं, मोबाइल तो इधर रहेगी, ठीक है, वो अपनी प्राइवेट गाड़ी पे या अपने किसी दोस्त की गाड़ी पे वो चल पड़ेगा, उसके साथ 2-4 गनमैन भी लेके जाएगा, जिन्होंने रेड करना है किसी जगह, उस मुलजिम को पकड़ना है और लेके आना है, वो ये सारा फ्यूल खर्चा, वहाँ तक जाना आना, उसके बाद वो कामयाब हो गया, वो मुलजिमान ले आया और वो लेके आके हम प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर देते हैं, वो क्या सोच रहा होता है, मुझे जो पैसे लगे हैं वो कहाँ से आएंगे, पूरे कहाँ से होंगे। ठीक है, तो ये वो अनफोर्सीन और उस तरह के अखराजात हैं जिसके लिए हम कोशिश ज़रूर करते हैं कि कहीं पे अच्छा काम हुआ, कहीं पे चीज़ें हुई, आईजी साहब इन फॉर्म ऑफ रिवॉर्ड कहीं पे किसी ना किसी तरह हम अकोमोडेट करें, लेकिन फिर भी ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं, मल्टीपल केसेस एंड वर्कलोड ज़्यादा है, तो ऐसी चीज़ें हैं जो शायद पूरी नहीं हो सकती। ये वो सुराख हैं सिस्टम के जिनको प्लग करने की ज़रूरत है। शहरियों के पैसे लगते हैं रियलिटी में, बिल्कुल लगते हैं। किन चीज़ों में लगते हैं? कहीं पे रेड करना है, ठीक है, कहीं पे आपको दूसरे शहर में जाना है, को मुलजिम लेके आना है, बहुत कॉमन सी चीज़ है। इसको छुपाने की बात इसलिए नहीं है कि ये सबको पता है, अगर मैं ये मुंह से मैं बोल दूंगा तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं, सच बोलना चाहिए ना, ठीक है। 489F का केस है, चेक का लेन देन है, बंदे ने चेक दिया, डिसऑनर हो गया, अब जिसके पैसे गए उसका मुलजिम तो भागा हुआ है किसी दूसरे शहर में, वो कहते हैं आओ मेरी गाड़ी में बैठो, अगर आपके पास मोबाइल नहीं है मैं आपको अपनी गाड़ी में ले जाता हूँ, वहाँ रेड करते हैं, साथ 2 बंदे बैठाओ, चलो चलें, रास्ते में कहीं रुक के हो सकता है खाना भी खिलाना पड़े, ठीक है। तो ये वो छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये हकीकत है माशरे की। इसको, ये बात करने का मकसद ये है कि यस ये प्रॉब्लम्स हैं, इनको एड्रेस होना चाहिए, इसके ऊपर हर फोरम पे आईजी साहब भी बात करते हैं, सीनियर ऑफिसर्स भी बात करते हैं, सीसीपीओ साहब भी बात करते हैं कि ये सिस्टम की वो बातें हैं जिनको मेरे बोल देने पे क्रिटिसिज्म तो होगा कि जी आपको पता है और फिर भी ये सारी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन इस वक्त अगर मेरे पास सोल्यूशन नहीं है तो एटलीस्ट सच बोलने का हौसला है कि यस ये प्रॉब्लम है हमारे सिस्टम की, इसको ठीक होना चाहिए। अच्छा, अगर आप शहरियों को गाइड करें कि अगर उनको कोई मसला हुआ, उनके साथ कोई वारदात होगी, तो किस तरह से जो उनका काम है वो स्पीड में हो जाएगा? सबसे पहले इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी डायल 15 पे कॉल करनी है, बताना ज़रूर है कि ये इंसिडेंट हो गया। कुछ लोग कहते हैं कि हम थाने चले जाते हैं, हम कल चले जाएंगे, कोई ऐसी छोटी चीज़ है चलो कल बता देंगे। क्राइम सीन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, फ़ौरन रिपोर्ट करें क्राइम 15, इमरजेंसी सिचुएशन नंबर है 15। इसके बाद आप 15 वाला आपका काम हुआ, पुलिस मौके पे आई, आप थाने गए, एप्लीकेशन दी, FIR दर्ज हो गई। FIR दर्ज होने के बाद उसकी इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस है। अब वो चाहे आपकी जेब से किसी जेब कुतरे ने मोबाइल निकाल लिया कहीं पे मेट्रो में ट्रेवल करते हुए, या कहीं पे गन पॉइंट पे खुदा ना खास्ता, जो कि बड़े अब कम चांस है, अगर ऐसी कोई इंसिडेंट हो गया, अब उसकी तफ्तीश है, वो हम ऑपरेशंस इन्वेस्टिगेशन मिलकर करते हैं, उसको ट्रेस करने की कोशिश करते हैं, वीडियोस देखते हैं, वो सारी चीज़ें। कहीं पे आपको लगे कि स्लो जा रहा है काम, SHO का इंटरेस्ट नहीं है, वर्कलोड हो सकता है, कहीं पे ये हो सकता है कि इससे बड़ा कोई केस हुआ हो, सारी नफरी वहाँ पे फोकस्ड हो, कहीं हो सकता है मैचेस चल रहे हों या कोई और बड़ा लॉ एंड ऑर्डर हो कि आपके IO ने 2 दिन आपको अपडेट नहीं किया, आपके पास हाल है 1787 IG का कंप्लेंट सेल, आप टेलीफोन पे उस पर बता दें कि मेरा ये केस था, ये FIR नंबर थी, इस पर ठीक काम नहीं हो रहा, ठीक है, इस पर IO मुझसे मिल नहीं रहा, इस पर मेरी बात नहीं सुनी जा रही, वहाँ पे नोटिफाई कर दें, मेरे दफ्तर आ जाएं, अपने SHO से 3 से 5 में मिल लें, मल्टीपल ऑप्शंस हैं आपके पास। हाँ, खामोश ना बैठें। बहुत सारे लोग कहते हैं मैं 3-4 दफ़ा आपके थाने गया था, फिर उसके बाद मैंने फॉलो अप करना छोड़ दिया।
आपकी चीज़ गई है, आपके साथ कोई ख़राबी हुई है, हमारा फ़र्ज़ है कि हमने आपका काम करके देना है। हम बिल्कुल, हाँ, कहीं पे आपका फ़ॉलो-अप होगा, बिल्कुल इट कीप्स अस गोइंग। हमें पता होता है कि बार-बार आ रहा है, इसका काम करना है। हो सकता है बेहतर हो जाए, जल्दी हो जाए, ठीक है? तो उसमें 15 इमरजेंसी का और 1787 अगर आपके साथ कोई ख़राबी हो रही है। बाकी हमारे ऑफिसेज़ तो वैसे अवेलेबल हैं, 1 से 3 मेरे पास आ जाएँ, 3 से 5 एसएचओ के पास चले जाएँ। बीच में जो एसपीज़ हैं, जो डीएसपीज़ हैं, उनके ऑफिसेज़ हैं। आपके लोकल एरियाज़ में वहाँ जाना भी आसान है। अगर कोई बड़ी चीज़ है, कोई ऐसी चीज़ है, मुझसे मिलना चाहते हैं, 1 से 3 मेरे ऑफिस आ जाएँ। अच्छा, डीआईजी ऑपरेशंस लाहौर की जो खुली कचहरी है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है? क्या कुछ होता है उसमें? इसके पीछे कॉन्सेप्ट ये है कि हम कंप्लेंट रिड्रेसल सिस्टम अपना बेहतर करते हैं कि जहाँ पे हम हर शहरी को उसकी जो भी शिकायत है उसको सुनने का फोरम रखते हैं। मेरे दफ्तर में, एसपीज़ के दफ्तर में, डीएसपीज़ के दफ्तर में, थानों में, यहाँ पे उनको एवेन्यूज़ मिल जाएं जहाँ वो अपनी बात कर सकें और उस पर काम हो जाए। उसका फ़ायदा है मुझे। थानों पे मॉनिटरिंग का ये बहुत बड़ा सिस्टम है। किस थाने से कितनी शिकायत किस चीज़ की आ रही, किस थाने से पुलिस के रवैये की शिकायत आ रही, किस थाने से 489F के पर्चे ना दर्ज होने की शिकायत आ रही, किस थाने से मंशियात बिकने की शिकायत आ रही है, किस थाने में पुलिस की एक्सेस की शिकायत आ रही है, किस थाने में बंदे जाते हैं और वहाँ पे ठीक तरह से सुना नहीं जा रहा। तो हर एक 84 थानों के ऊपर मेरा एक पूरा कंट्रोल हो जाता है। यहाँ से ये मॉनिटरिंग हो रही है उन थानों की। अगर आप मुझे कहें कि नहीं आप जाके थाने देखा करें, तो मैं अगर दिन में 2 थाने देखूं तो मेरे पास उस थाने की बारी आएगी 45 दिन बाद दोबारा। तो 45 दिन बाद मैं उसी थाने को दोबारा देखूंगा, क्या चेक होगा 1.5 महीने बाद। इन थानों पे यहाँ 2 घंटे खड़े होके मुझे एक एक थाने की एक एक चीज़ पता लग जाती है कि यहाँ पे फलां एएसआई बदतमीज़ है, इसको चेंज करना चाहिए। फलां एसएचओ बहुत अच्छा है, इसके पास जब बंदा भेजते हैं वो आता वापस उसका रिस्पांस पॉजिटिव होता है कि जी बिल्कुल मेरा काम हो गया, हम इनका फॉलोअप भी लेते हैं। तो ये एक मैकेनिज्म। फिर एक और चीज़ जो थाने को इम्प्रूव कैसे कर रहे हैं, ये उसका भी जरिया। थाने में अगर मैं अपना दफ्तर बंद कर लूँ तो एसएचओज़ को क्या पता होगा, मेरे पास आया, मैंने इसका काम नहीं किया, कहाँ चला जाएगा साथ साथ। अगर उसे ये पता है कि डीआईजी ऑफिस भी खुला है, एसपी ऑफिस भी खुला है, सीसीपी ऑफिस भी खुला है, तो उसको ये पता है कि अगर ये यहाँ से उन किसी दफातर में चला गया तो वहाँ पे सुबकी भी होगी, इतने सारे लोगों के सामने स्पीकर पे हो सकता है थोड़ी सी डांट भी पड़ जाए। उससे अच्छा है ये जो बुजुर्ग खातून आई है इसका काम मेरिट पे हम यहीं कर लें। तो ये थानों में 25-30% एक बेहतरी तो आई कि वहाँ पे जाने वाले लोगों की बात उधर ही सुनी जाने लग गई। तो थानों पे चेक भी आ गया, थानों में ह्यूमन रिसोर्स की मॉनिटरिंग भी हो गई और थानों को ये डेटरेंस भी हो गई कि अगर मैंने ना सुनी ये उधर चले जाएंगे। तो ये थानों की बेहतरी के लिए सिस्टम बना। अच्छा, इसके अंदर मुद्दई, मुलजिम और पुलिस वाले तीनों होते हैं जब आप खुली कचहरी लगाते हैं? जब मेरी खुली कचहरी में मेरे पास कोई भी बंदा आया, उसने अपनी शिकायत की, उसने कहा मेरी ये कंप्लेन है, इसमें आधे से ज़्यादा लोग वो हैं जो सीधा मेरी खुली कचहरी में आ रहे हैं, नोइंग इट कि डीआईजी ऑपरेशन सुनता है या सीसीपीओ साहब सुनते हैं, वो उनके ऑफिस में भी जाते हैं, मेरे ऑफिस में भी आते हैं। अब वो जो कंप्लेनेंट आया है मेरे पास, हम ये लिखते हैं, उसके ऊपर एक ब्रीफ होता है, उसके ऊपर लिखा होता है कि इससे पहले आप कहाँ गए, एसएचओ दफ्तर गए, किसी और दफ्तर में आपकी बात नहीं सुनी गई। मेजॉरिटी लोग वो हैं 60% के करीब जो पहले किसी जगह नहीं गए और उनकी कोई शिकायत हुई तो वो डायरेक्ट मेरे ऑफिस आ गए, उन्होंने कहा कि ये हमारा काम है, यहाँ से जाएंगे थाने तो शायद बेहतर चीज़ हो जाएगी। तो एक तो वो कैटेगरी है। दूसरी वो कैटेगरी है कि वो गए थाने, एसएचओ से मुलाकात नहीं हुई या ई टैग लग गया, आगे जो इंक्वायरी ऑफिसर था उसने ठीक काम नहीं किया या डिले कर दिया, या उसका पर्चा 489F का पर्चा है, उसे लगा कि जी पुलिस वाला दूसरी पार्टी के साथ मिल गया है, मेरी थाने में दाद रसी नहीं हुई, या डीएसपी दफ्तर में वो मुतमईन नहीं हुआ। फिर वो वाले लोग मेरे पास आ रहे हैं। अब वहाँ स्क्रीन पे, जूम पे एसएचओ भी ऑनलाइन है, ये पार्टी भी ऑनलाइन है, बात सारी स्पीकर पे हो रही है, वो मेरी बात सुन रहा है, एसएचओ मुद्दई की बात सुन रहा है। अब यहाँ पे ये तीनों लोग आ गए। अब डायरेक्शन दी गई कि इशू क्या था, वो जो ब्रीफ है उसको देख के मामला समझ के एसएचओ को बता दिया जाता है, इसमें ये आपके पास इतने बजे आएंगे, इनका काम ऐसे ऐसे ऐसे, ये चीज़ें देख के फिर मुझे रिपोर्ट करें 3 दिन बाद। 3 दिन बाद चौथे दिन उसको कॉल चल जाती है मुद्दई को, आपको 3 दिन का हमने कह के फलां एसएचओ के पास भेजा था, क्या बना? वो बताता है कि हाँ जी मैं गया था, मेरा काम हल हो गया, या मेरा काम नहीं हल हुआ। ठीक, तो इसके ऊपर चेक भी रखा, डबल चेक हो गया चीज़ों का। तो लोग आते हैं, उनको एक रिलीफ मिलता है, थानों पे चेक होता है, ये सारी चीज़ें इस सिस्टम से
हम कोशिश कर रहे हैं कि बेहतर हो जाएं। और ये फिर ऐसा होता है कि एक पार्टी आई, उन्होंने सुना, दूसरी को भी पता लग गया कि खुली कचहरी में गए, वो भी आ सकती है। करना हमने मेरिट है, जो चीज़ है दोनों को सुन लिया, जिसका कसूर है वो सजा भुगते, जिसका कसूर नहीं है मैंने उसके साथ खड़े होकर उसे इंसाफ ये मौके दिलाना। पर होते हैं या आप इन्वेस्टिगेट करते हैं उसके बाद जाकर 2 दिन 3 दिन बाद आप वो 3 फैसला दिन करते बाद जो रिपोर्ट आएगी, 2 टाइम फ्रेम है, 3 दिन या 7 दिन। चौथे दिन और 8वें दिन तो फ़ोन चला जाना है कि जी आपको ये टाइम दिया था, आपका काम हुआ या नहीं हुआ। ये जो फॉलोअप है, ये खुली कचहरी का हॉलमार्क ये है कि SHO को ये पता है कि मेरे पास DIG ऑफिस से कोई बंदा भेजा गया, उस बंदे का काम मैंने किया या नहीं किया, तो मैं वो भूल नहीं रहे इसको। वो मुद्दई को भी फ़ोन कर रहे हैं, मुझसे भी रिपोर्ट मंगवा रहे हैं, उसने ड्यू टाइम में ये काम अपना जवाब देना है उससे। इससे ये होता है कि फिर जब उसको ये पता होता है कि मैंने इस टाइम फ्रेम के अंदर काम करना है, आपकी जो पब्लिक सर्विस डिलीवरी है, स्पीडीली आप जस्टिस दे सकते हैं लोगों को। पुलिस वालों पर अटैक होते हैं, थ्रेट होता है पुलिस वाले को, पुलिस वाला फील्ड में जा रहा है, एक्शन कर रहा है, मुल्जिमान को पकड़ रहा है। हर पुलिस वाला जब सुबह वर्दी पहन के बाहर निकलता है, वो कांस्टेबल जो मोटरसाइकिल पे पेट्रोलिंग कर रहा है वो शायद सबसे ज़्यादा, वो जो नाके पे खड़ा कांस्टेबल है वो सबसे ज़्यादा। हर पुलिस वाला जनरली अंडर थ्रेट ज़रूर होता है कि वो जब कोई क्रिमिनल, कोई ऐसा बंदा जिसके पास वेपन है, कोई ऐसा बंदा जो टारगेट कर सकता है पुलिस को। फिर उसके अलावा ये तो एक क्रिमिनल माइंडसेट की हम बात कर रहे हैं, लॉ इन्फोर्समेंट के ऊपर इसके अलावा भी आपको पता है कि थ्रेट्स होते हैं। तो हर पुलिस वाला जब सुबह घर से निकलता है, ये वर्दी पहन के निकलता है, तो थ्रेट लेवल तो होता है उसका। और रूल्स ऑफ इंगेजमेंट जो है वो क्या होती है? किसी ने अगर आपकी तरफ फायर किया तो अलाउ है पुलिस को? बड़ा क्लियर है, आपके ऊपर फायर आएगा तो आप ढेर सारे फायर करें, ठीक है। अगर एक बंदे ने आपके ऊपर असला तान लिया और आपके ऊपर फायर कर दिया तो फिर तो इंतजार किसी चीज़ का नहीं है, फिर तो आपने रिस्पॉन्ड करना है ना, चीज़ को रिटेलिएट करना है। रूल्स ऑफ एंगेजमेंट बड़े क्लियर हैं, कहाँ पे यूज़ ऑफ फोर्स होगा, कहाँ पे कितना यूज़ ऑफ फोर्स होगा, ठीक है। अब किसी अनलॉफुल असेंबली के लिए, किसी प्रोटेस्ट के लिए वो रूल्स ऑफ एंगेजमेंट डिफरेंट हैं। कहीं पे आपके ऊपर फायर आ रहा है, आप इश्तिहारी पकड़ने गए हैं, आप डाकू पकड़ने गए हैं, आगे से फायर आ जाता है आपके ऊपर, वो डिफरेंट सिनेरियो है। आप 2 मोटरसाइकिल सवारों का ताकुब कर रहे हैं जो कहीं पे वारदात करके गए हैं, उन डॉल्फिन वालों पे फायर आता है, वो जो पीछे मुड़ के फायर कर रहे हैं लोग जख्मी भी होते हैं। और जहाँ पे पुलिस वाला अलर्ट होगा, मेंटली भी अलर्ट होगा, वो पीछे पहुंचेगा, वहाँ पे उनको गिराया भी जाता है फिर। तो रूल्स ऑफ एंगेजमेंट ये है, आपके ऊपर फायर आए, आपने बिल्कुल फायर करना है, इसमें कोई, मैं समझता हूँ इसे आसान बात कोई नहीं। अच्छा, पाकिस्तान में या लाहौर में इस तरह की कोई सिचुएशन होती है कि किसी ने किसी को हॉस्टेज किया हुआ है और फिर निगोशिएट कर रहा है पुलिस वाला? इस तरह की चीज़ें ये फिल्मों में होती थी, अब इस तरह की चीज़ें नहीं होती। किडनैपिंग फॉर रैंसम के अंदर ये वाली चीज़ है जो आप कह रहे हैं। इक्का दुक्का केस कभी कभार रिपोर्ट हो जाता है। इस साल में एक डॉक्टर साहब वाला केस रिपोर्ट हुआ था, वो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा हल भी हो गया था और वो ट्रेस भी कर लिया गया था। बेसिकली तो ग्रीड है ना, लालच है। लोगों को लगता है कि ये काम कर लेने से इजी मनी आ जाएगा, और वो किसी बंदे का उन्हें पता है कि इसके पास पैसे भी हैं, तो कोई क्रिमिनल एलिमेंट्स, जैसे मैंने आपसे कहा, कहीं जाके अपग्रेड हो सकते हैं। एक छोटा क्रिमिनल है, वो जेल से निकल के बड़ा बन सकता है, या 2 और क्रिमिनल्स के साथ अटैच हो सकता है। तो कहीं पे किसी का हौसला ऐसे ही, या किसी और डिस्ट्रिक्ट से कोई आ गया। तो अब जो लाहौर की रेपुटेशन है वो ये है कि यहाँ पे पुलिस बड़ी तगड़ी है, यहाँ पे CCD बड़ी तगड़ी है, यहाँ पे इंशाल्लाह इस तरह की चीज़ों की, वो जो एक ज़माना था किडनैपिंग फॉर रैंसम सबसे बड़ा केस होता था, अब वो किडनैपिंग फॉर रैंसम आप समझे ना होने के बराबर है। या कहीं पे अगर किसी का दिमाग ख़राब हुआ और उसने की भी, तो उसका इलाज फिर पूरा होता है। पुलिस वाले को खुशी कैसे होती है और कब होती है? बहुत सारे दिन में ऐसे मौके मिलते हैं, जैसे ही आप किसी बंदे का काम, जायज़ काम, उसका टाइमली कर देते हैं। आपके पास कोई बंदा आया, अल्लाह ने आपको ये तौफीक दी कि आपके पास लोग आ रहे हैं अपने मसले के लिए, आपने उसका काम हल कर दिया, सारे दिन की थकावट भी ख़त्म, और आपको पता लग गया बंदे के चेहरे पे मुस्कुराहट देख के। बहुत हमारे माशरे में शुक्रिया का वैसे ट्रेंड कम रह गया ना। आप बाहर के मुल्क जाएं और दरवाज़ा भी किसने आपके लिए खोल दिया तो यू से थैंक यू। लिफ्ट में जा रहे हैं, किसी ने आपके लिए लिफ्ट रोक दी तो हम कहेंगे थैंक यू। वहाँ कर्टसीज़ हैं। हमारे यहाँ पे अगर आप किसी के लिए दरवाज़ा खोल दें तो दूसरा बंदा जाते हुए समझेगा कि मेरा हक था। ठीक ऐसे ही पुलिस वाले जितने काम करते हैं यहाँ पे, बहुत सारे, लाहौर में मैंने ख़ास तौर पे ये देखा है, पीपल कम बैक, पीपल एक्नॉलेज कि जी मैं आपके पास आया, मैं शुक्रिया अदा करने आया हूँ। बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारी ख़वातीन आई, हमारे पास 200 ऐसे केसेस थे जिसमें हमने लोगों को कब्ज़े उनके वापस दिलवाए। वो सारे लोग आते हैं, वो आके कहते हैं कि जी ये दुआएं हैं आपके लिए। ठीक है, ये वो दुआएं हैं जिनकी वजह से हम
चल रहे हैं और चीज़ें मेहनत कर रहे हैं, अल्लाह ताला रिजल्ट भी दे रहा है, लेकिन वो दुआएं बड़ी इंपॉर्टेंट हैं ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए। फिर कोई एक बंदा, अब 3-4 दिन पहले का केस है, एक शहरी आया, वो एक पुलिस कांस्टेबल, बड़ा मासूम सा पुलिस कांस्टेबल, उसका मोबाइल जेब से किसी ने चुरा लिया, पुलिस वाले का। वो आप समझें, उसको 20-21-22 साल का नया रिक्रूटेड पुलिस कांस्टेबल फ्रॉम अ वेरी रूरल बैकग्राउंड, बड़ा शरीफ सा बच्चा है जिसको अभी बहुत सारी पुलिसिंग नहीं आई, या वो जो टिपिकल पुलिस वाला होता है ना, उस तरह का वो नहीं है। उसकी जेब से मोबाइल चला गया। वो मासूम आदमी ने घर जाके दूसरे फ़ोन से कॉलें करना शुरू की कि शायद कहीं गिर गया मिल जाए। अब उसने जब कॉल की तो किसी ने आगे से उठाया, उसने कहा कि ये तो हम किसी दुकान पे खड़े हैं, ये मैं तो दुकान वाला फलां मोबाइल वाला बोल रहा हूँ और ये तो बिकने आया मेरे पास मोबाइल। ये घबरा गया। इसने उससे कहा कि नहीं, ये तो मेरा मोबाइल है। उसने कहा हमें कैसे पता लगेगा? अगर तुम्हारा मोबाइल है, पासवर्ड बताओ, अगर खुल गया तो इसका मतलब है तुम्हारा है। उस शरीफ आदमी ने अपना पासवर्ड बता दिया, उन्होंने वो खोल लिया। अब वो खोलने के बाद ना सिर्फ खोला, उसकी बैंकिंग ऐप पे लोन अप्लाई करके वो 4,10,000 ट्रांसफ़र कराए, वो अकाउंट में आ गए। वो थोड़े से प्रोसेस के बाद उस सर्टेन टाइम में उसके अकाउंट में वो पैसे आए, क्योंकि पुलिस वाले का सरकारी बैंक अकाउंट उसके अंदर चल रहा है, पीछे क्रेडिट हिस्ट्री उसकी तो बनी हुई है ना, सैलरी आती है हर महीने। 4,10,000 का लोन लेके वो पैसे फ़ौरन एक और अकाउंट में ट्रांसफ़र कराए, इजी पैसा से जो पैसे थे वो वापस कराए। अब ये बेचारा गया NCCIA के पास, उन्होंने फ़ौरन इस पे काम किया और इसके वो जिस अकाउंट में पैसे गए थे वो ब्लॉक कराए। अब वो जब उनके अकाउंट ब्लॉक हुए तो इसको कॉल आना शुरू हो गई धमकी की। अब वो धमकी वाली चीज़ आ गई, ये मेरे पास आया। इसने कहा उन लोगों को पता नहीं था कि ये पुलिस वाला है? नहीं। इसको जब धमकी वाली कॉल आई तो उन्होंने किसी पुलिस वाले का ही स्टाफ बन के कॉल की कि हम फलां बोल रहे हैं और तुम्हारा बंदोबस्त करते हैं, तुमने हमारे अकाउंट बंद कराए हैं, तुम अपनी दरख्वास्त वापस लो वरना ये कर देंगे वो कर देंगे। ये मेरे पास आया, खुली कचहरी में आ गया। इसने कहा सर मेरे साथ ये इंसिडेंट हुआ। शरीफ मासूम बिल्कुल वो जो काका सिपाही होता है ये वो था। जिस वक्त उसको जब उसने बताया, उसने कहा सर मैं बैंक गया हूँ, बैंक वालों ने कहा ये 4,10,000 जो आपके अकाउंट से लोन गया है, यू विल हैव टू रिटर्न 7 लाख कुछ हज़ार किस्तों में। कहते सर मैं ज़िंदगी में 7 लाख कहाँ से दूंगा? और वो रोना शुरू हो गया, उसकी आंखों में आंसू थे, ज़्यादती हुई उसके साथ। उसके लिए IT टीम लगाई कि किसको कहाँ से कौन सा पुलिस वाला बन के धमकी आई, वो ट्रेस किया, क्रिमिनल से पकड़े गए, लाए गए। वो जब सारी रिकवरी उसके हाथ में पकड़ाई तो वो दोबारा रोना शुरू हो गया। मैंने कहा अब क्यों रो रहे हो, अब तो मुस्कुराना चाहिए। उसने कहा सर खुशी से रो रहा हूँ। वो आंसू थे, वो सेटिस्फेक्शन हमें उस वक्त होती है, किसी का काम हो जाता है जायज़ काम, मेरिट पे हम स्पीडीली कर दें जिस उम्मीद के साथ लोग आए हैं, ये सबसे ज़्यादा खुशी का काम होता है। अच्छा, आपने एक वर्ड यूज़ किया था टिपिकल पुलिस वाला, वो क्या होता है? वो जो स्टीरियोटाइप्स पुलिस वालों के बारे में बने हुए ना, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके जहन में, आपके अगर आप बोलें पुलिस, कोई पुलिस ऑफिसर या पुलिस वाला जैसे बात करेंगे तो आपके जहन में एक खाका आएगा कि वो इस तरह का होगा, ठीक है, इस तरह की वर्दी होगी, बड़ा सा पेट होगा, वो जो स्टीरियोटाइप्स हैं। तो वो टिपिकल पुलिस वाला जैसा मैंने कहा ना कि उसका मतलब है ये वो वाला नहीं था। मासूम सा सिपाही था जिसने अभी अभी नौकरी शुरू की, इसको 1.5 साल हुआ था, अभी उसको बहुत ज़्यादा चालाकियाँ भी शायद नहीं आई, और वो एक रूरल बैकग्राउंड का सादा शरीफ आदमी, मतलब इतना सादा कि वो ये बताते हुए भी रो रहा था और जब उसको चीज़ें मिल गई उसको भी खुशी से उसके आंसू निकल आए। तो ये उस हिसाब से था। हमारे जहन में हम सब हर चीज़ को जनरलाइज कर देते हैं। आप कहते हैं कि अगर एक पुलिस वाला क्राइम में इन्वॉल्व है, ये सारी पुलिस करप्ट है। आप कहते हैं कि अगर एक पुलिस वाले ने ये कर दिया, ये पंजाब पुलिस पूरी या पाकिस्तान की पुलिस सारी गलत है। ठीक है, मैं तो ये कभी नहीं कहता कि इस शहर में 1 लाख लोग पकड़े गए पिछले 1 साल में तो ये सारा शहर चोरों का शहर है, नहीं कह सकते। ये सारा अच्छे लोगों का शहर है, इसके अंदर कुछ क्रिमिनल्स हैं। इसी तरह जनरलाइज नहीं करना चाहिए। बड़े अच्छे ऑफिसर्स, बहुत मेहनत से काम करने वाले, हर रैंक के, कांस्टेबल से लेके IG तक, देयर आर अ लॉट ऑफ ऑफिसर्स जो इसको इश्क की तरह लेते हैं इस नौकरी को। आप सबको जनरलाइज करके सबको ख़राब नहीं कह सकते, उस पर दुख होता है। अच्छा, शहरियों के राइट्स की अगर बात करें, वाइंड अप करते हैं इस पॉडकास्ट को। मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ, मैं एक दोस्त के साथ जा रहा था, मेरे दोस्त का पुलिस वाले ने मोबाइल पकड़ा और उसकी गैलरी ओपन की। पुलिस वाला कर सकता है ये नाके पे? ये आपकी प्राइवेसी में इन्वेड करने वाली बात है, लेकिन वो गैलरी के अंदर पिक्चर्स और ये वो चीज़ें,
गलत प्रैक्टिस है। मैंने ना सिर्फ ये वाली चीज़ बल्कि इसको मैं एक स्टेप आगे लेके जाता हूँ। मैंने अपने पुलिस वालों को कहा कि हम मोरल पुलिसिंग तब करेंगे, हम लोगों के निकाहनामे तब चेक करेंगे, हम लोग वो जो ये वाली चीज़ें हैं ना जो आप सोशल क्राइम और इस तरह की चीज़, ये हम सारी तब करेंगे जब इस शहर में एक भी क्राइम नहीं हो रहा होगा और आप बिल्कुल वेले बैठे होंगे और आप कहेंगे कोई काम ही नहीं है करने को, फिर शायद इसकी स्पेस बने। इस वक्त हमने मोरल पुलिसिंग नहीं करनी, इस वक्त हमने नाजायज़ तौर पे लोगों को हरासा नहीं करना, इस वक्त हमने कोशिश करनी है क्राइम के ऊपर फोकस करें, हमने अपनी पब्लिक सर्विस डिलीवरी बेहतर करनी है। बाकी लोगों को गाड़ियों में चेक करना कि जी ये लड़का लड़की बैठे हैं, ये वाले कामों से हमें दूर रहना चाहिए। लोगों को हरासमेंट का शिकार होते हैं, फैमिलीज होती है, यू नेवर नो, किसी की बहन हो सकती है, वालदा हो सकती है, किसी की जो भी है, हमें इससे कोई गर्ज नहीं है कि क्या ताल्लुक है उनका। ठीक है, मेरा काम है क्रिमिनल्स को पकड़ना, दे आर नॉट क्रिमिनल्स। ठीक है, इस माशरे के शहरी हैं। हमने इन सारी चीज़ों से, जहाँ पे ये चीज़ आपने जिस तरह आइडेंटिफाई की, जहाँ ऐसी कोई चीज़ हो रिपोर्ट करें, 1787 पे बताएं, हम उसका इलाज करेंगे, इस गलत प्रैक्टिसेस को ठीक करेंगे, सच बोलेंगे ना। जहाँ पे मेरे डिपार्टमेंट में कुछ गलत लोग होंगे उनको ठीक करना मेरा काम है और साथ आपका काम है, आपने आइडेंटिफाई करना, तो हम मिलकर ठीक कर सकते हैं चीज़ों को। अगर कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जा भी रहे हैं तो पुलिस वाला क्या रोक कर ये पूछ सकता है उससे कि ये क्या लगती है? नहीं पूछना चाहिए, मैंने इससे पहले ये बात कर दी। ठीक है, ये एक कंट्रोवर्शियल पॉडकास्ट का सवाल आपने कर दिया ऐसा, जिसके अंदर जैसे बड़ी सारी बातें आगे जनरेट होंगी, बट मैंने उसका सीधा सा एक फार्मूला दिया। जिस वक्त सारे डाकू ख़त्म हो जाएंगे, जिस वक्त शहर में कोई मोटरसाइकिल चोरी नहीं होता होगा, जिस वक्त यहाँ पे सुकून ही सुकून होगा, फिर शायद सोचेंगे इस पे कि क्या लोगों के निकाना में चेक करने हैं या नहीं। वो छोड़ें, हमारा काम ही नहीं है वो। मेरा काम है क्राइम कंट्रोल करना, मेरा काम है नारकोटिक्स कंट्रोल करना, मेरा काम है नाजायज़ असले पे कार्रवाई करना। ये जो सारे काम जिससे लोगों की ज़िंदगियों पे इफ़ेक्ट होता है वो कंट्रोल करना। पहले कौन जा रहा है, किसके साथ जा रहा है, ये मेरा काम नहीं है अभी। और लोगों की पर्सनल स्पेस जो है उसको वायलेट नहीं करना चाहिए। जहाँ पे ऐसी चीज़ें हो रही हैं हम कोशिश कर रहे हैं, रिपोर्ट भी होती हैं। मुझे बिल्कुल क्लैरिटी के साथ पता है कि कौन कौन से लाहौर के वो थानों के एरियाज़ हैं जहाँ पे फार्म हाउसेज हैं और वहाँ पे इलीगल किस्म के कहीं पे नाके लगा लिए जाते हैं। बट अब वो आप देखेंगे कि आपको ऐसी शिकायत कम मिलेंगी। येस, वी नो देम। गलती की निशानदेही होना, मसले का डायग्नोसिस होना पहले ज़्यादा ज़रूरी है और उसके बाद उसका इलाज कर सकते हैं। तो सच बोलने में कोई हर्ज नहीं। येस, गलत काम हो रहा है, उसको मैं ठीक करूंगा इंशाल्लाह। आज के पॉडकास्ट में तो हमने पुलिस कल्चर, पुलिस सिस्टम और पुलिस वाला कैसे काम करता है इस पर डिटेल में बात की। लेकिन आपको क्या लगता है पुलिस सिस्टम को कैसे मज़ीद बेहतर किया जा सकता है? हमें कमेंट सेक्शन में बताएं।